हे गाइस, आज का वीडियो देखने से पहले इसका पिछला वीडियो जरूर जाके देखें। तभी उसके पिता आ जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? वो पूछते हैं। प्रिंस, आप हर मैजेस्टी के पति हैं, आप दूसरी औरतों के साथ इस तरह हाथ कैसे लगा सकते हैं? गार्ड तुरंत बीच में आती है। सर जांग, प्रिंस और जनरल बिल्कुल मासूम हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे गंदे आरोप लगाने की? अजीब फील करते हुए वो आदमी हकलाता है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक और औरत बोलती है। सर जांग, आप ग्रैंड जनरल से शादीशुदा हैं, आपका एक ऊंचा पद है, आपको प्रिंस पर इस तरह आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, वो उस मसल बाउंड योद्धा औरत से शादीशुदा है जो नॉर्थ में एम्प्रेस के साथ लड़ रही है। वो आदमी अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो सोचने लगता है कि गार्ड भी शायद शियोन के चार में आ गई है। जनरल बोलती है, मुझे लगता है आप सिचुएशन को गलत समझ रहे हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि प्रिंस को इस तरह जज करना सही नहीं है। लिंगर कहती है, आपकी जानकारी के लिए प्रिंस असल में मुझे घर पर रहने और आपके साथ ज्यादा समय बिताने के लिए मना रहे थे। वो समझाने की कोशिश करते हुए झुका हुआ है। नहीं बेटी, मेरा वो मतलब नहीं था। हमारा हीरो उसे हाथ से इशारा करता है। वेल, ये एक पारिवारिक मामला है ना मिस्टर जांग, मैं आपको इस पर छोड़ता हूँ। उफ, और लिंगर और गार्ड दोनों उसके साथ चली जाती हैं। बेचारे मिस्टर जांग बस वहीं खड़े रह जाते हैं। आखिर हो क्या रहा है? दक्षिणी शरणार्थियों का मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है और अब उसकी बेटी इस तरह बिहेव कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वो पलके झपका पाता, वो तीनों वापस आकर उसे घूर रहे थे। अगली चीज जो आप देखते हैं वो हमारे हीरो के लिए एक दावत तैयार कर रहा है। लिंगर समझाती है, मेरे डैड हमेशा से ऐसे हैं, वो कभी एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को जीतने के लिए इस तरह के चालाक चाम का इस्तेमाल किया। वो पूरे राज्य के सबसे अच्छे कुक हैं। आदमी उसके सर पर मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता के बारे में इस तरह बात करने की? वो शियोन की तरफ देखता है और सोचता है, मेरी बेटी इस प्रिंस के आसपास इतनी घबराई हुई क्यों है? पता है क्या, ना पूछना ही बेहतर है। वो एक ग्लास उठाता है। ये वाइन आपकी शान में है योर हाइनेस, कृपया पहले कही बातों के लिए मेरी माफी स्वीकार करें। मेरी लिंगर एक परेशानी है और हाल ही में वो आपको काफी परेशान कर रही है। शियोन इसे टाल देता है। कोई बात नहीं, चलो खाते हैं। वो बूढ़े आदमी को थम्स अप देता है। आपका खाना सच में लाजवाब है। ये हुई ना जिंदगी। वो बस खाता रहता है और मिस्टर जांग वहीं बैठ सोच रहे हैं। कोई कभी नहीं सोच सकता कि इस पतले प्रिंस की इतनी बड़ी भूख होगी। शियोन अचानक उसे देखता है और वो आदमी जल्दी से नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता है। प्रिंस, अगर आपके मन में कुछ है तो हिचकिचाइए मत, कृपया खुलकर बोलिए। हमारा हीरो कहता है, वेल मिस्टर जांग, मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं यहाँ खाने और पीने के लिए अक्सर आता रहूं? आपका खाना बहुत अच्छा है। जांग सोच रहा है, ये बदमाश, मैंने ये सिर्फ माफी मांगने के लिए बनाया था और अब ये चाहता है कि मैं एक सरकारी मंत्री इसका पर्सनल शेफ बन जाऊं। बिल्कुल नहीं। फिर शियोन अपनी हाथ टेबल पर नाड़ता है और एक रिंग फेंकता है। अंदर 1,000,000 स्पिरिट स्टोन्स। उन्हें निकालते हुए शियोन कहता है, ये है दक्षिण में शरणार्थी संकट में मदद के लिए। मिस्टर जांग का पूरा रवैया बदल जाता है। प्रिंस, आप कल क्या खाना चाहेंगे? बस बताइए, मैं अभी सामान ले आऊंगा। वो अपनी बेटी की तरफ इशारा करता है। तुम कल मेरे लिए एक शेफ की यूनिफॉर्म खरीद रही हो, समझी? औरतें हैरान खड़ी थीं। अभी क्या हुआ? जांग सोच रहा है, मेरी सबसे बड़ी समस्या शरणार्थी मुद्दा था। इस पैसे से मैं इसे तुरंत हल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक शेफ बन जाऊंगा, क्यों नहीं? वो स्पिरिट स्टोन उठाता है, उन्हें अपने हाथों में घुमाता है। क्या आपको यकीन है कि इनका इस्तेमाल करना सुरक्षित है? उसे शक होने लगता है कि शियोन ने उन्हें एम्प्रेस से चुराया है। प्रिंस जवाब देता है, रिलैक्स, ये उस शख्स से भुगतान था जिसने मेरी बेइज्जती की थी। जांग आईब्रो उठाता है, किसी ने आपकी बेइज्जती की और उसके पास इतना पैसा था? शियोन बस कंधे उचकाता है, ये सब पुरानी बातें हैं। फिर वो झुकता है और फुसफुसाता है, बस हर मैजेस्टी को इसके बारे में पता न चले, ठीक है? जांग सर हिलाता है, समझ गया, मैं राज रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वाह, कितनी राहत मिली। तुम्हें अंदाजा है कि वो पैसा हासिल करना कितना मुश्किल था? अब बूढ़ा आदमी सोच रहा है कि शियोन को टॉर्चर किया गया और फिरौती ली गई या कुछ और। महान प्रिंस, आपने इस साम्राज्य के लिए इतना कष्ट सहा, मैं आपके समर्पण के लिए सच में आभारी हूँ। शियोन जवाब देता है, अगर आप सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो और स्वादिष्ट भोजन बनाइए। आदमी कहता है, बिल्कुल। प्रिंस कहता है, अब जब ये तय हो गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप फंड्स के साथ क्या करने का प्लान कर रहे हैं। जांग कहता है कि वो बेघर शरणार्थियों के लिए खाना खरीदेगा और घर बनवाएगा, लेकिन प्रिंस बीच में ही काट देता है, ये लायक नहीं है, आप बहुत खर्च करोगे और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप पैसे का इस्तेमाल नौकरियां पैदा करने के लिए क्यों नहीं करते? जांग कंफ्यूज है, आपका ठीक ठीक क्या मतलब है? शियोन समझाता है, इन शरणार्थी गैंग्स के पास सब कुछ है सिवाय एक चीज के, स्ट्रक्चर।
तो उन्हें काम पर रखो, उन्हें असली काम दो। उन सभी गैंग मेंबर्स को पुल ठीक करने, सड़कें बनाने, खेत ठीक करने में लगा दो, और जब वो ये कर रहे होंगे तो वो खुद को खाना खिलाएंगे। आप एक समस्या से दो समस्याएं हल करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते? साथ ही इससे गैंग्स टूट जाएंगे और उनका प्रभाव कमजोर हो जाएगा। जांग पीठ टिकाकर बैठ जाता है, प्रभावित होकर। ये सच में एक शानदार आइडिया है। वो कहता है, प्रिंस, आपको जो भी खाने का मन हो बस मुझे बता दीजिएगा। जांग कहता है, मैं आगे बढ़कर इस प्लान को शुरू करूंगा। हमारा हीरो पीठ टिकाकर बैठ जाता है, संतुष्ट। अब ये हुई ना बात। 3 दिन बाद बारबेरियन मोर्चे पर वापस। एम्प्रेस अभी भी गहरी साधना में थी, लेकिन बारबेरियन एहलर नोटिस करता है कि वो अगले लेवल पर पहुंचने वाली है और तुरंत भागने का फैसला करता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी आंखें बीच ब्रेक थ्रू में खोलती है। उसके चारों तरफ एनर्जी का एक ब्लास्ट होता है। वो अब पूरी तरह से ड्रैगन बॉल जी मोड में है। और फिर वो कहती है, अगर तुम मेरी तलवार से तेज भाग सकते हो तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। एम्प्रेस ने अपनी स्वॉर्ड स्विंग की और उसकी चिलिंग स्वॉर्ड एनर्जी ने तुरंत बारबेरियन ट्राइब के एल्डर के पीछे भाग रहे सोल्जर्स को फ्रीज कर दिया। एल्डर ने अपने दांत पीसे और पूरी स्पीड से दौड़ा। अचानक पीछे से चिल महसूस करके वो चौंक गया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक 9th रैंक प्रैक्टिशनर की पावर इतनी टेरिफाइंग होगी। जल्दी से वो पीछे मुड़ा और अपनी लाइफ की सबसे डेंजरस स्किल यूज की। अटैक को रोकने के लिए एक विशाल इल्यूजन क्रिएट किया, लेकिन वो विशाल फिगर झाग की तरह नाजुक स्वॉर्ड एनर्जी से आसानी से चीर दिया गया। एल्डर एक टूटी हुई पतंग की तरह जमीन पर जा गिरा, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। कुछ पल बाद वो लड़खड़ाकर उठा। उसका फेस मास्क टूट चुका था और उसे एक 9th रैंक एक्सपोर्ट के असली आतंक का एहसास हुआ। दूसरी तरफ एम्प्रेस ने आगे पीछा न करने का फैसला किया। वो शहर की दीवारों पर वापस आई, डिप्टी जनरल को पीछे रुककर सब कुछ संभालने का ऑर्डर दिया और सब कुछ ठीक होने के बाद आर्मी को वापस लाने को कहा। उसने आने वाली डिस्टर्बेंस की तैयारी के लिए ग्रैंड जनरल के साथ जल्दी निकलने का फैसला किया। रास्ते में ग्रैंड जनरल ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। योर मैजेस्टी, ज्यादा चिंता मत कीजिए, अब हर जगह फॉर्मेशंस हैं जो पॉइजनस मार्श एल्डर के एक्शंस को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। एम्प्रेस फिर भी चिंतित थी। पॉइजनस मार्श एल्डर एक 8th रैंक का है, ये फॉर्मेशंस उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगी। मैं बस होप करती हूँ कि ग्रेट फ्लेम को ज्यादा नुकसान न हुआ हो। जल्द ही वो दोनों उस कस्बे में पहुंचे जहां पहले 2 बड़े पहाड़ थे, लेकिन अब वो वहां नहीं थे। ग्रैंड जनरल हैरान थी। एम्प्रेस ने कुछ देर देखा और स्पेक्यूलेट किया, आसपास कोई अक्यूमुलेटेड डर्ट नहीं है, लेकिन दूर के पहाड़ों पर धूल की एक लेयर है। मुझे शक है कि किसी ने इन 2 पहाड़ों को एक ही स्ट्राइक में डस्ट में मिला दिया है। एक ही स्ट्राइक? योर मैजेस्टी, अब जब आप 9th रैंक पर हैं तो आप इस पर्सन के सामने कैसी हैं? एम्प्रेस ने एक फीकी मुस्कान दी। तुम मुझे ओवर एस्टिमेट कर रही हो। मैं तो उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा भी नहीं लगा पाई। मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? योर मैजेस्टी, क्या इसके पीछे का पर्सन 10th रैंक का हो सकता है? नहीं, यही तो सबसे टेरिफाइंग बात है। अगर वो 10th रैंक का होता तो मैं उसे पहचान लेती। किसकी पावर 10th रैंक से भी ज्यादा हो सकती है। जब वो नॉर्दर्न एक्सपीडिशन से जीतकर वापस आई तो उसने देखा कि शियाहन उसके इंपीरियल गार्ड के हेड और लिंगर के काफी करीब आ गया है। दोनों इस लेजी आदमी को काफी रिस्पेक्ट दे रहे थे। शियान उनके इतने अटेंशन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था जब उसे अचानक पास में एक मर्डरस इंटेंट महसूस हुआ। गौर से देखने पर उसने रियलाइज किया कि ये उसकी पत्नी एम्प्रेस थी जो वापस आ रही थी। एम्प्रेस के पास खड़ी ग्रैंड जनरल अपनी बेटी पर चिल्ला रही थी, लिंगर, कितने दिन हो गए जब से तुम्हारी पिटाई नहीं हुई? मार खाने का मन कर रहा है? हाँ? तीनों जो आपस में मजाक कर रहे थे हैरान रह गए। लिंगर ने चौंक कर अपना बन गिरा दिया। ओ नहीं, माँ इतनी जल्दी कैसे वापस आ गईं? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके साथ हर मैजेस्टी हैं। इंपीरियल गार्ड की हेड ने फुसफुसाया, मैंने एक बार प्रिंस शियाओन के साथ तुम्हारे रिश्ते को गलत समझा था, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह। मैंने जनरल को इस बारे में एक लेटर भी लिखा था। ये सुनकर शियाओन डर गया। ये क्या है कमांडर लियू, क्या तुम मुझे मुश्किल में डालना चाहती हो? ग्रैंड जनरल ने उन्हें फुसफुसाते हुए देखकर गुस्से में उनकी तरफ बढ़ी। साफ था कि वो कुछ सजा देने के लिए तैयार थी। लिंगर डर कर शियाओन के पीछे छिप गई। घबराहट में शियाओन चिल्लाया, बच्ची तुम मेरे पीछे क्यों छिप रही हो? अपनी बहन लियू के पीछे छिपो। क्या तुम मामले को और बिगाड़ना चाहती हो? लिंगर ने धीरे से जवाब दिया, प्रिंस प्लीज बस एक पल के लिए रोक लीजिए। हर मैजेस्टी के यहाँ होते हुए माँ आप पर हाथ नहीं उठाएंगी। अपने सामने गुस्से में खड़ी ग्रैंड जनरल को देखकर उसने कहा, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? जनरल ने सख्ती से कहा,
प्रिंस हटो। उस लगभग 2 मीटर लंबी मसल बाउंड फिगर को घूरते हुए शियोन सोचने लगा, मिनिस्टर जीन, असली मर्द तो आप हैं। उसने बीच बचाव करने की कोशिश की। जनरल जोंग, सबके सामने बच्चे को मारने से वो ट्रॉमेटाइज हो सकती है। ग्रैंड जनरल ने बिना हिचकिचाए और धमकी भरे अंदाज में अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा, प्रिंस, मैं हर मैजेस्टी की इज्जत में आपसे आराम से बात कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ करूंगी नहीं। ये सुनकर लिंगर ने जल्दी से अपनी माँ को गले लगाया और चिल्लाई, नहीं माँ, आप बिल्कुल भी प्रिंस पर हाथ नहीं उठा सकती। अगर आपको किसी को मारना ही है तो अपनी बेटी को मारो। लियू यान ने भी बीच बचाव करते हुए कहा, जनरल जोंग, प्लीज शांत रहिए और इस बारे में सोचिए। ग्रैंड जनरल उनके रवैये से चौंक गई और जवाब दिया, पागल लड़की, ये मैजेस्टी शियान है, ये वो नहीं है जिसके बारे में तुम्हें चिंता करनी चाहिए। उसे क्या पता था कि लिंगर असल में सोच रही थी, अगर प्रिंस ने रिटेलिएट किया तो डैड और मैं क्या करेंगे। उसी पल कुछ तगड़े नौजवान आगे बढ़े और पूछने लगे, प्रिंस, कोई प्रॉब्लम है क्या? शियान ने जल्दी से सबको शांत करने की कोशिश की। सब लोग, ये मेरी दोस्त हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब जाओ, ऐसा है तो मैं पहले निकलता हूँ। एक गांव वाले ने जवाब दिया, प्रिंस, अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस हमें बुला लीजिएगा। सर, देर हो रही है, क्यों ना आप मेरे घर आकर आराम करें। शियान ने विनम्रता से मना कर दिया, ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे एक दावत में जाना है, मुझे अब निकलना होगा। गांव वालों को शियान के साथ इतनी रिस्पेक्ट से बात करते देख ग्रैंड जनरल शॉक में थी। क्या प्रिंस का मैजिक सच में इतना स्ट्रॉन्ग है? ये सभी गांव वाले तो आदमी हैं। शियान अपनी एम्प्रेस पत्नी की फिगर को देखते हुए सोच रहा था, मेरी पत्नी सच में खूबसूरत है। उसके सुंदर सिलहुएट की तारीफ करते हुए अचानक एम्प्रेस मुड़ी और उसे गहरी नजर से देखा। शियान ने सोचा, उन आंखों को देखो, वो शिमरिंग स्टार्स की तरह हैं। अचानक एम्प्रेस पास आई और पूछने लगी, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तुमने ग्रीन फ्लेम टाउन के लोगों से इतना प्यार पाने के लिए क्या किया? शियान हल्का सा मुस्कुराया। जब एक औरत एक आदमी के बारे में क्यूरियस होने लगती है तो इसका मतलब है कि वो उससे हार चुकी है। एम्प्रेस उसे कंफ्यूजन से देखा, ये इतना खुश क्यों है? मैंने उससे एक सवाल पूछा और जवाब देने के बजाय वो हंस रहा है। एम्प्रेस के सवाल के जवाब में शियान ने उससे कहा, बस प्रॉब्लम पर पैसे फेंक दो, मैंने बस उनके लिए सड़कें बनाने के लिए फंड किया। उसने आईब्रो उठाई, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम्हारे पास इतना खर्च करने के लिए नहीं है। शियान हंस पड़ा, योर मैजेस्टी, भूलिए मत कि मैं अब आपका पति हूँ। मुझे हाल ही में काफी गिफ्ट्स मिले हैं। लगता है हमारे दरबार में काफी अमीर लोग हैं, लेकिन सिर्फ सड़क बनाने के लिए फंड करने से नागरिक इतने आभारी नहीं होंगे। ग्रैंड जनरल को भी ऐसा ही लगा। वो सोच रही थी कि कैसे एक आलसी सा दिखने वाला प्रिंस लोगों से इतना प्यार पा सकता है। तभी लिंगर ने बीच में कहा, ये इसलिए है क्योंकि प्रिंस ग्रीन फ्लेम टाउन के लोगों के लिए फॉर्च्यून लाए हैं। ये सुनकर एम्प्रेस और ग्रैंड जनरल दोनों ने उसकी तरफ शक की नजरों से देखा। लिंगर ने जल्दी से समझाया, ग्रीन फ्लेम टाउन अपनी डिलीशियस वाइन के लिए जाना जाता है, जो पहले सिर्फ कैपिटल में मिलती थी, जबकि इससे नागरिकों की लाइफ बेहतर हुई, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। प्रिंस ने तब ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज का आइडिया दिया। लियू यान ने तब एक प्रमोशनल स्लोगन सुनाया, यहाँ तक कि एम्प्रेस भी ग्रेट फ्लेम की वाइन को अप्रूव करती हैं। एम्प्रेस के एंडोर्समेंट और मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू सर्जियो के गारंटी के साथ ग्रीन फ्लेम लाइन का नाम बदलकर ग्रीन फ्लेम एम्प्रेस वाइन रख दिया गया और वो कैपिटल की सबसे प्रीमियम लिकर बन गई। अब इस वाइन का एक जाम एक खजाने के बराबर है। शियान ने आगे कहा, मुझे वाइन के लिए आपका नाम इस्तेमाल करना पड़ा, योर मैजेस्टी। आखिरकार मैं तो बस एक पावरलेस और बेकार इंसान हूँ। लिंगर और लियू यान ने आंखें घुमाई। अपने मन में उन्होंने सोचा, हाँ, तुम बेकार हो। तुमने बस पॉइजनस मार्श एल्डर को इतना डरा दिया कि उसने अपनी जान ले ली और एक ही पंच में कुछ पहाड़ तबाह कर दिए। एम्प्रेस का गुस्सा साफ दिख रहा था। बेकार का क्या मतलब है? तुम मेरे आदमी हो, द ग्रेट फ्लेम प्रिंस। किसी को भी तुम्हें बेकार कहने का हक नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें बुली करने की हिम्मत की तो मैं उन्हें अपनी तलवार से काट दूंगी। शियान फिदा हो गया। डैम इट, वो फिर से मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है। ग्रैंड जनरल ने शियान के कंधे पर थपथपाया और सलाह दी, प्रिंस, एम्प्रेस बचपन से ही बहुत जिद्दी रही हैं। उन्हें यंग लड़कियों के लिए यूज की जाने वाली टैक्टिक से मनाने की कोशिश काम नहीं करेगी, समझे? उसने जवाब नहीं दिया, बस एम्प्रेस के सिलहुएट को देखता रहा। तुम्हें लगता है मैं उस पर्दे के पार नहीं देख सकता? क्या काम करता है और क्या नहीं, शायद वो कहती नहीं है, लेकिन उसे ये पसंद है। एक पल रुककर उसने अचानक लिंगर से कहा, तुम्हारी माँ कुछ नहीं जानती।
लिंगर हैरान रह गई। आगे ग्रैंड जनरल ने एम्प्रेस से सुझाव दिया, योर मैजेस्टी, जब हम शहर वापस लौटें तो क्यों ना मेरे घर पर डिनर करें। अच्छा आइडिया है, मैं मिनिस्टर के कुकिंग स्किल्स का अनुभव करने के लिए उत्सुक हूँ, एम्प्रेस ने जवाब दिया। जल्द ही ग्रुप झोंग रेजिडेंस पहुंच गया। शियाओन अपनी पत्नी की पीठ को देखते हुए अचानक महसूस करने लगा कि उसकी शक्ति बढ़ गई है। वो सिस्टम से पूछता है, पपी, अभी एम्परर जी रुओयान का करंट लेवल क्या है? रिस्पेक्टेड मास्टर, एम्परर जी रुओयान अब 9th रैंक के पहले लेवल पर हैं, पपी ने जवाब दिया। शियाओन मुस्कुराया। अपनी ट्रिप के दौरान ना सिर्फ उसका लेवल बढ़ा बल्कि उसने नॉर्दर्न बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व कर दिया। मेरी पत्नी सच में कमाल की है। जैसे ही फीमेल जनरल ग्रैंड जनरल ने एम्प्रेस को अपने घर डिनर के लिए ले गई, खाने की महक ने उनका स्वागत किया। उसने अज्यूम कर लिया कि उसके पति ने ये जानकर कि वो वापस आ रही है खुद खाना बनाया होगा। उसके पीछे लिंगर चुप रही, ये समझते हुए कि कभी कभी कुछ बातें ना जानना ही बेहतर होता है। लिंगर के फादर ने किसी को कमरे में आते हुए देखा और बिना ऊपर देखे खुशी से कहा, प्रिंस, आज आपकी दावत है। मैंने एक गोल्डन टेल्ड व्हाइट जेट फिश और आपके कुछ फेवरेट साइड डिशेस बनाए हैं। हम तब तक पीना बंद नहीं करेंगे जब तक हम दोनों पूरी तरह से नशे में ना हो जाएं। तभी एम्प्रेस और ग्रैंड जनरल को एहसास हुआ कि खाना खास तौर पर प्रिंस के लिए बनाया गया था। ये अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ तक कि मिनिस्टर मिंग भी कैसे प्रिंस से प्रभावित हो गए। जैसे ही मिंग मुड़ा और देखा कि वो एम्प्रेस खुद हैं, वो तुरंत अजीब तरीके से झुककर प्रणाम करने लगा। एम्प्रेस ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई और कहा, इस बार भी जैसे पहले, अंकल जीन, मुझे वही छोटी लड़की समझिए जो झोंग रेजिडेंस में मुफ्त का खाना पीना करती थी। शर्म से अपना सर खुजाते हुए यांग मिंग हकलाया, मैं और कटोरियां और चॉपस्टिक्स ले आता हूँ। योर मैजेस्टी, प्लीज बैठिए। फिर वो जल्दी से चला गया। ग्रैंड जनरल मुड़ी और पूछने लगी, जब एम्प्रेस और मैं दूर थे तो आखिर हुआ क्या? शियाओन ने हार मानते हुए आह भरी, अगर एम्प्रेस को पता चल गया कि मैं यांग मिंग को सलाह दे रहा था, मेरे टैलेंट्स का पता चल गया और मुझसे स्टेट अफेयर्स में मदद मांगी तो मैं क्या करूंगा? कुछ पल बाद जब सब टेबल पर बैठ गए, ग्रैंड जनरल ने यांग मिंग को छेड़ा, आपने ये खाना इतनी मेहनत और फिनेस से बनाया है। एम्प्रेस ने एक कप उठाया और पूछा, क्या ये फेमस ग्रीन फ्लेम वाइन है? हाँ योर मैजेस्टी, ये सच में ग्रीन फ्लेम वाइन है। एम्परर मुस्कुराई, मैंने इसे पहले भी पिया है, लेकिन ये सच में लाजवाब है। अब मैं समझी कि इसे सोने के बराबर क्यों कहा जाता है, न सिर्फ इसकी रेपुटेशन के कारण बल्कि इसकी क्वालिटी के कारण भी। योर मैजेस्टी सच कहती हैं, प्रिंस ने न सिर्फ ग्रीन फ्लेम टाउन में एक डिस्टिलरी बनाने के लिए फंड किया और लोकल लोगों को रोजगार दिया, बल्कि उन्होंने ग्रीन फ्लेम टाउन की ब्रूइंग टेक्निक्स को भी इम्प्रूव किया, पूरे एरिया को रिवाइटलाइज कर दिया और यहाँ तक कि टैक्स देने के लिए भी आगे आए। इंपीरियल मर्चेंट्स के लिए एक मिसाल कायम की। शियाओ ने परेशान होकर अपना चेहरा ढक लिया, सोचते हुए, मुझे इसी बात का डर था। कोई प्लीज मुझे बेहोश कर दो, मैं बस बिना किसी जिम्मेदारी के एक साधारण जिंदगी जीना चाहता था। शियाओन के रिएक्शन को गलत समझते हुए यांग मिंग ने सोचा कि प्रिंस बस विनम्र हो रहा है और उसकी तारीफ करता रहा। अगर सिर्फ इतना ही होता तो भी ये प्रिंस की ग्रेटनेस के साथ न्याय नहीं होता। शियाओन चौंक गया, सोचते हुए, क्या ये सच में और कुछ कहने वाला है? झोंग ने आगे कहा, सदर्न बॉर्डर के रेफ्यूजीज के मामले में प्रिंस ने न सिर्फ स्ट्रैटेजीज दी बल्कि प्रोजेक्ट को खुद फंड भी किया। बदले में उन्होंने बस ये मांगा कि मैं उनकी कुलिनरी डिजायर्स को पूरा करूं, जो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब तक शियाओन पूरी तरह से स्टिफ हो गया था, एक मुस्कान भी नहीं ला पा रहा था। हालांकि एम्प्रेस के चेहरे पर एडमायरेशन का भाव था। ये देखकर यांग मिंग हल्का सा मुस्कुराया और कहा, प्रिंस, मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। शियाओन यांग मिंग के इरादों को बहुत अच्छे से समझ गया था। वो हमेशा एक आराम की जिंदगी जीना चाहता था, बिल्कुल काम नहीं करना चाहता था। जैसा कि उम्मीद थी, एम्प्रेस ने पूछा, इतने टैलेंट के साथ तुम खुद को बेकार क्यों कहते रहते हो? एक मुश्किल स्थिति में फंसकर शियाओन सोचने लगा, मैं कैसे समझाऊं? क्या मैं बस कह दूं कि मैं आलसी बनना चाहता हूं? अगर वो मान लेता तो उसने सोचा कि एम्प्रेस उसे ढेर सारा काम दे देगी, और अगर वो मना करता तो वो शायद उसे कोड़े मारेगी। उसकी सपनों की जिंदगी उसके हाथों से फिसलती हुई लग रही थी। उसकी निराशा के लिए इस साधारण डिनर के दौरान मिनिस्टर ने उसकी असलियत का पर्दाफाश कर दिया था। शियाओन बेहद शर्मिंदा था, जबकि यांग मिंग काफी गर्व महसूस कर रहा था। एम्प्रेस ने अपने लिए एक और ड्रिंक डाली और कहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें ब्रूइंग के बारे में पता होगा। जल्दी से शियाओन ने जवाब दिया, ज्यादा नहीं, मुझे बस थोड़ी सी समझ है, मैं ज्यादातर अच्छी चीजों का आनंद लेने में माहिर हूँ। हालांकि एम्प्रेस ने सीधा जवाब दिया, अंकल झोंग से तारीफ पाने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो?
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम बस बिना जिम्मेदारी के जिंदगी एंजॉय करना चाहते हो। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें एक ऑफिशियल पोजीशन लेने और ग्रेट फ्लेम के लिए मेहनत करने को कहूंगी, है ना? शियाओन एक पल के लिए शॉक हो गया। एम्प्रेस ने उसे आश्वासन दिया, मैंने तुम्हें एक ऐशो आराम की जिंदगी का वादा किया था जहां तुम एक रिलैक्स्ड प्रिंस की तरह बेफिक्र रह सको। जब मैंने तुम्हें टैलिस्मान से समन किया था तब मैं पहले से ही तुम्हारी कर्जदार थी। मुझे तुमसे कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, बस खुश रहो। शियाओन ब्लश करने लगा, मन ही मन सोचते हुए, ओह माय गुडनेस, मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। अचानक एम्प्रेस का एक्सप्रेशन गुस्से वाला हो गया। अगर किसी ने गॉसिप करने और तुम्हें बेकार कहने की हिम्मत की तो मुझे एक बार के लिए जालिम बनने में कोई एतराज नहीं होगा। मैं दरबार में डर पैदा करने और इन डीमंस को चुप कराने के लिए कुछ लोगों के सर काट दूंगी। खुश होकर शियाओन ने सोचा, क्या यही एम्प्रेस से लाड़ प्यार मिलने का एहसास होता है? ये कमाल है। टॉपिक बदलते हुए उसने पूछा, वैसे जब ब्लैक सोल हॉल के 6 इविल्स में से एक पॉइजनस मार्च एल्डर ग्रीन फ्लेम टाउन के एंट्रेंस डोर पर मरा तब तुम वहां मौजूद थे, है ना? हाँ योर मेजेस्टी। कुछ देर बाद लियो यान ने घटनाओं का विवरण पूरा किया। ग्रैंड जनरल उत्साह से कूद पड़ी और पूछने लगी, क्या ये सच में सिर्फ एक पंच था? क्या इस वॉरियर ने अपना नाम बताया? लियो यान ने एक उदास चेहरे से जवाब दिया, उसने अपना नाम किंग ऑफ हेल बताया। इसके अलावा उसने ब्लड क्लाउड टावर के हेडक्वार्टर्स को भी तबाह कर दिया। एस्ट्रल पैविलियन ने कंफर्म किया है कि किंग ऑफ असैसिन्स और युनजू मारे जा चुके हैं। एम्प्रेस को खबर पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। क्या तुम श्योर हो कि ये सच है? लू येन अपने मंगेतर को याद करते हुए, जिसे ब्लड क्लाउड टावर ने मारा था, जवाब दिया, योर मैजेस्टी, आप ब्लड क्लाउड टावर के खिलाफ मेरी दुश्मनी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं इस बारे में गलती नहीं करूंगी। एम्प्रेस ने सोचा, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मुझे किंग ऑफ हेल को पर्सनली थैंक्स बोलना होगा। वहां मौजूद सभी लोग एक्साइटेड थे, सिर्फ शियाओन दोषी दिख रहा था। किंग ऑफ हेल असल में अर्थ पर उसका पुराना एलियास था, उसने बस उसे फिर से इस्तेमाल कर लिया। यानमिंग एक्सप्लेन करता है कि किंग ऑफ हेल के एक्शंस ने उसे ग्रेट फ्लेम से गहरे रूप से जुड़ा हुआ दिखाया है। लिंगर और लुआन दोनों सहमत हैं कि उसकी उपस्थिति दूसरों को ग्रेट फ्लेम पर हमला करने से रोकेगी। इस दौरान शियाओन और एम्प्रेस प्यार से बातें कर रहे थे। यांग मिंग कमेंट करता है, आप प्रिंस को सच में बहुत बिगाड़ती हैं। आप परसों दरबार लगाएंगी? बिल्कुल, क्या बात है। तो आपको प्रिंस को प्रोटेक्ट करना होगा। नॉर्दर्न वॉर अब सेटल हो चुकी है, आपके पास डिले करने का कोई बहाना नहीं है। आपको प्रिंस को मंत्रियों से इंट्रोड्यूस करवाना ही होगा। शियाओन कंफ्यूज है, मंत्रियों से मिलने का क्या मतलब है? यांगमिंग समझाता है कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की परंपरा के अनुसार एम्प्रेस को अपने पति को मंत्रियों से मिलवाना होता है। सिंपल टर्म्स में ये इन-लॉज से मिलने जैसा है। क्या मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा? शियाओन पूछता है। एम्प्रेस ईमानदारी से समझाती है कि उसने उससे शादी खुद को एक क्लोजर देने के लिए की थी, न कि सिर्फ एक ढाल के रूप में। वो लू आओयिन का नाम लेती है, एक ऐसा नाम जो उसके चेहरे पर मर्डर इंटेंट लाता है। ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के प्रधानमंत्री का नाम लू आओयिन है। मेरे पिता के गायब होने से पहले वो इस पद पर थे। वो मेरे टीचर और मेरे पिता के करीबी एडवाइजर दोनों हैं। जिस साल मेरे पिता गायब हुए, मेरे सबसे बड़े भाई ने सिंहासन संभाला। बारबेरियन किंगडम ने हमला किया, उन्होंने खुद सेना का नेतृत्व किया और नॉर्थ में बैटल में मारे गए। मेरे दूसरे भाई ने सिंहासन संभाला और ब्लैक सोल हॉल और सदर्न बॉर्डर में केओस फैल गया। इससे ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी पर असर पड़ा। वो अनरेस्ट को शांत करने और टेरिटोरीज एक्सपैंड करने के लिए साउथ गए, लेकिन उन्हें जहर दे दिया गया और उनकी डेथ हो गई। अंत में लू आओयिन की सहायता से मैंने सिंहासन संभाला। मैं उस साल 16 साल की थी। लू आओयिन ने वादा किया था कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो वो मुझे पावर लौटा देगा। हालांकि लू आओयिन ने अपने प्राइवेट इंटरेस्ट्स का पीछा किया, दरबार में अत्यधिक इन्फ्लुएंस हासिल किया। अगर मैंने सीक्रेटली रणनीति नहीं बनाई होती और एक अच्छा नेचुरल टैलेंट और कल्टीवेशन में बिना कुछ के 2 साल में 7th रैंक तक प्रोग्रेस नहीं की होती तो पावर वापस लेना बहुत मुश्किल होता। मेरे 18वें बर्थडे पर लू आओयिन मेरे और उसके बेटे के बीच एक अरेंज्ड मैरिज के बारे में बात करने आया, मुझे बताते हुए कि अब एक हेयर के बारे में सोचने का समय आ गया है। मैं तब तक टालमटोल करती रही जब तक मैंने समनिंग सिंबल्स नहीं सीख लिए जिससे तुम ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी में आए। तो लू आओयिन तुम्हें जरूर परेशान करेगा, एम्प्रेस कहती है। शियाओन सोचता है, तभी उसने स्पष्ट किया कि उसने मुझसे एक ढाल के रूप में शादी नहीं की। अगर वो चाहती तो वो मुझे अब तक बाहर फेंक चुकी होती। शियाओन की चुप्पी देखकर एम्प्रेस सोचती है कि वो डर गया है। चिंता मत करो, भले ही मैं लू आओयिन से सावधान हूँ, अगर तुम उसका सामना नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। शियाओन उसे आश्वासन देता है, जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे मुझे प्रोटेक्ट करते हुए लू आओयिन क्या कर सकता है?
मुझे दरबार में एग्जीक्यूट कर देगा। लिंगर और कमांडर लगभग हंस पड़ते हैं। तुम्हें उसके एग्जीक्यूशन की चिंता है, बस ये ध्यान रखना कि तुम अपना आपा न खो दो और प्राइम मिनिस्टर को पूरी तरह से मिटा न दो। एम्प्रेस शियाउन की क्षमताओं से अनजान सावधान करती है। तुम्हें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, खासकर अगर लुआओ यिन का पलड़ा भारी हो। मुझे चिंता है कि मेरे गॉडफादर न सिर्फ एक विद्वान है, बल्कि शक्ति के मामले में भी उन्हें पढ़ना मुश्किल है। मैं बिल्कुल जरूरी न होने तक उनसे टकराना नहीं चाहती। यांग मिंग बीच में बोलता है, योर मैजेस्टी, मुझे प्रिंस पर विश्वास है। वो भले ही एक प्लेजर सीकर दिखता हो, लेकिन उनसे डील करना बेहद मुश्किल है। शियाउन सोचता है, ये मेरी तारीफ कर रहा है या इंसल्ट। लिंगर और कमांडर भी बीच में बोलती हैं, चिंता मत कीजिए योर मैजेस्टी, प्रिंस नुकसान में नहीं रहेंगे। जबकि प्रिंस ने डिसाइड कर लिया है तो उन्हें करने क्यों नहीं देते। एम्प्रेस शियाउन की पूरी क्षमताओं को न जानते हुए बस आह भर सकती है। तुम दोनों उस पर सच में बहुत विश्वास करते हो। लिंगर और कमांडर जोर देकर कहती हैं कि उनके पिता सही हैं और प्रिंस को कम नहीं आंकना चाहिए। आखिर में फीमेल जनरल ग्रैंड जनरल बोलती है, योर मैजेस्टी, ये लुआओ यिन से कन्फ्रंट करने का एक मौका है। आपकी बढ़ी हुई शक्ति के साथ आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आपको उस बूढ़े आदमी से डरने की जरूरत नहीं है। एम्परर अभी भी चिंतित दिखती है। मैं सच में चिंतित हूँ कि दरबार में क्या हो सकता है। शियाउन उसे बीच में काटता है, मुझे तुम पर विश्वास है। एम्प्रेस लंबी देर तक चुप रहती है। तुम्हें डर नहीं लगता? शियाउन हंस पड़ता है, मेरी पत्नी वो है जिसने अपनी एक तलवार से नॉर्दर्न बॉर्डर को सुरक्षित किया। एक बेमिसाल सुंदरी जो दुनिया पर राज करती है, डरने की क्या बात है। ये सुनकर एम्परर मुस्कुराती है, एक रेडिएंट शर्मीली मुस्कान। वो खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। अगर तुम इतने श्योर हो तो मैं तुम्हें और नहीं मनाऊंगी। ढेर सारे मेमोरियल्स रिव्यू करने हैं, मुझे पैलेस वापस जाना होगा। शियाउन जानता है कि वो क्या महसूस कर रही है। ये एक टू वे स्ट्रीट है। मैं उसे मेरे साथ फ्लर्ट करने देकर खुद फ्लर्ट न करूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब जरूरी काम के बारे में बातें, वो ईमानदार नहीं हो रही है। औरतें। जैसे ही लिंगर और लुआन उसके साथ पैलेस वापस जाने की तैयारी करते हैं, शियाउन को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ये व्यक्ति कितना अनजान है, उसे ये भी नहीं पता कि उसे देख लिया गया है। क्या ये प्रधानमंत्री का कोई आदमी है? खैर छोड़ो, अगर वो कुछ नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। अचानक शियाउन अपनी कॉन्ट्रैक्ट रिंग अपनी बाईं कलाई से उतार लेता है। लिंगर और लुआन हैरान हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिंग्स पावरफुल रेल्म्स द्वारा वीक रेल्म्स को समन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सिर्फ 10वीं रैंक की एंटिटीज ही उन्हें तोड़ सकती हैं। तुम क्या कर रहे हो? लिंगर आखिरकार पूछती है। कभी कभी ये अनकंफर्टेबल होता है, मैं बस इसे बदल रहा हूँ, शियाउन ने जवाब दिया। लिंगर पूरी तरह से हैरान थी। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम इतनी शॉकिंग हरकत के बारे में इतनी हल्के से कैसे बात कर सकते हो? लुआन ने स्पष्ट किया, यंग जनरल इस बात से क्यूरियस है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट रिंग कैसे हटाई और उसकी पोजीशन कैसे बदली। शियाउन बेपरवाह उसे फिर से हटाता है। क्या तुमने नहीं देखा मैंने कैसे किया? यहाँ मैंने हाथ बदल लिए। ये इतना आसान है, बस इसे खींच कर निकालो और वापस लगा दो। दोनों शॉक हो जाती हैं। जो दूसरों के लिए इतनी बड़ी बात है, वो प्रिंस के लिए एक मामूली मामला लगता है। उसी पल शियाउन ने काले कपड़ों वाले व्यक्ति पर नजर डाली जो अभी भी उनका पीछा कर रहा था। जब उसने शियाउन को अपने कमरे के पास आते देखा तो वो दूसरी दिशा में भाग गया। जब आप काफी स्ट्रांग होते हैं तो आपको एंट्स से मिलने वाली थ्रेट्स की परवाह नहीं होती। लिंगर अचानक फुसफुसाती है, प्रिंस क्या आप लुआओ को मारने का प्लान कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, वाओ तुम एक बच्चे के हिसाब से काफी सैवेज हो। मैं उसे बिना वजह के क्यों मारूंगा? लेकिन लुआओ वक्त आने पर आपको दरबार में जरूर कॉर्नर करने की कोशिश करेगा। तब आपको अपना हाथ दिखाना ही पड़ेगा, अपनी ताकत जाहिर करनी पड़ेगी। क्यों ना हम प्रधानमंत्री के रेजिडेंस पर ही। इससे पहले कि लिंगर पूरा करती, शियाउन उसके सर पर मारता है। अपना सर पकड़कर लिंगर शिकायत करती है, प्रिंस आप इस तरह मेरा दिमाग खराब कर देंगे। तुम्हारा सर पहले से ही पानी से भरा है। क्या हम अभी लुआओ के मुझे टारगेट करने के बारे में बात नहीं कर रहे थे? अब तुम सुझाव दे रही हो कि मैं उसे मार दूं? क्या तुम लगता है एम्प्रेस मानेगी? लिंगर बड़बड़ाती है, बस कह दो, हर वक्त सर पर मारने की जरूरत नहीं है। शियाउन उन्हें इग्नोर करता है। अगर मैं प्यार से बात करूं तो तुम नहीं सुनोगी। मैं क्या कर सकता हूं? जल्द ही शियाउन अपने सोने के कमरे में लेट जाता है। पपी चलो एक ब्लॉकबस्टर देखते हैं। ठीक है मास्टर, वो दोनों औरतों से कहता है। वही पुराने रूल्स, 1 घंटे तक ट्रेन करो फिर घर जाओ। जैसे ही वो बोलता है उनके आसपास इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स उड़ने लगते हैं। मैंने तुम्हारे आसपास के स्पेस पर प्रेशर डाल दिया है। जैसे मैंने सिखाया है वैसे ट्रेनिंग शुरू करो। लिंगर और कमांडर उनके लिए खास तौर पर शियाउन द्वारा डिजाइन की गई बॉडी कल्टीवेटिंग टेक्निक के लिए पोजीशन लेती हैं। इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है।
1 घंटे बाद श्यावन आखिरकार खुद को ट्रेन करने में सक्सेसफुल हो गया। तभी उसने देखा कि एम्प्रेस उसकी तरफ आ रही हैं और अपने साथ एक पूरी क्राउड ले आई हैं। वो हैरान रह गया जब उसने एम्प्रेस को हंड्रेड्स ऑफ खूबसूरत अटेंडेंट्स के साथ कोर्टयार्ड में वेट करते देखा। एम्प्रेस बोली, प्रिंस किसका वेट कर रहे हो? चलो रेस्ट के लिए मेरे साथ महल चलो। उसने सोचा, इतना सब सिर्फ मुझे आराम देने के लिए। एम्प्रेस उसे रूम के अंदर ले जाती हैं। फ्लोर पर पानी के 2 छोटे पडल्स देखकर उसने सोचा कि ये तो पसीना है, और फिर बोली, लोग सोचते हैं कि आप हमेशा ऐशो आराम में रहते हो, पर वो आपकी मेहनत नहीं देखते। क्या तुम कल्टीवेशन कर पाए? अपनी सच्चाई छिपाते हुए श्यावन ने थकावट का ड्रामा किया। अभी तक कल्टीवेशन नहीं कर पाया, बस थोड़ी बहुत अपनी मसल्स स्ट्रेच कर रहा था। अपनी ही कल्पना में खोई हुई एम्प्रेस को लगा कि वो बस मॉडेस्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम आराम से करो, कुछ गलत नहीं होगा। श्यावन एम्प्रेस के मुस्कुराते फेस से कैप्टिवेटेड हो गया। क्या ये अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स को लेवल अप कर रही हैं या कुछ और? थोड़ी ही देर बाद एम्प्रेस बेड पर आधे लेटी हुई बुक पढ़ रही थी। उसने श्यावन की तरफ देखा जो अभी भी खड़ा था। किसका वेट कर रहे हो? क्या रेस्ट नहीं करना? आखिरकार श्यावन ने डिसाइड किया और अपनी आउटर गारमेंट उतार दी और एम्प्रेस के साथ बेड पर लेट गया, एक मछली की तरह अकड़कर। एम्प्रेस हंसी, ये बंदा सच में कितना इंटरेस्टिंग है। रात के समय एम्प्रेस ने कैंडल ऑफ कर दी, अपनी आउटर गारमेंट उतारी और बेड के दूसरे एंड पर लेट गई। इतने अकड़े हुए मत रहो, शक दूर करने के लिए मैं अक्सर यही रात बिताती हूँ। तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बट फिर श्यावन ने एक्सप्लेन किया, ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैं किसी लड़की के साथ बेड शेयर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ। अचानक एम्प्रेस ने थोड़ा रेस्टलेस होते हुए पूछा, सेकंड टाइम? पहला कौन था? उसने कहा, वो आप ही थी योर मैजेस्टी, नॉर्दर्न फ्रंटियर के मिशन से पहले, डोंट यू रिमेम्बर? एम्प्रेस ने आंसर दिया, मेरी फर्स्ट और सेकंड टाइम भी तुम्हारे साथ ही थी, यू नो। फिर एम्प्रेस ने पूछा, मैं जानना चाहती हूँ तुम दरबार क्यों आना चाहते हो? मैं फोर्स नहीं करूंगी अगर तुम नहीं चाहते। श्यावन का फेस शांत हो गया और वो बिना सोचे समझे बोल उठा, लोनलीनेस। एम्प्रेस ने माथे पर शिकन डाली, व्हाट डू यू मीन? उसने एक्सप्लेन किया, यहाँ बुलाए जाने से पहले मैं अक्सर अकेला रहता था। बचपन से ही मैं बहुत गिफ्टेड था, बहुत स्ट्रॉन्ग। कोई मेरा पार्टनर नहीं बन सकता था, मुझे अकेले ही मिशंस पूरे करने पड़ते थे। अब इस डिफरेंट वर्ल्ड में मैं अकेला अर्थलिंग बचा हूँ। इट्स लाइक लेवल 10 लोनलीनेस। एम्प्रेस खुद को रोक नहीं पाई, यस मैं भी अकेली हूँ। ये सुनकर श्यावन ने अपना सिर टर्न किया और कहा, इवन इफ इट्स इनएक्सप्लिकेबल, हम अब हस्बैंड और वाइफ हैं। शायद कुछ वेज में ये ट्रू नहीं है, बट इन अ सेंस मेरा एक फैमिली मेंबर है और वो तुम हो। एट द वेरी लीस्ट हम अकेले नहीं हैं अब। दो मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, बट अगर तुम्हें वो पोजीशन चाहिए, आई विल फेस इट विद यू। तुरंत एम्प्रेस की आईज में फीलिंग्स और एक रिश्ते का एहसास भर आया। वो कहती है, लेट्स नो ईच अदर अगेन। हाय, मेरा नाम ज़ीरोयन है। हेलो, मैं श्यावन हूँ। लेट्स स्टार्ट, शैल वी? नेक्स्ट डे सुबह सारे ऑफिसर्स दरबार के लिए श्वैनल गेट के बाहर वेट कर रहे थे। कुछ ऑफिसर्स आपस में चर्चा कर रहे थे। मैंने सुना है कि नॉर्दर्न फ्रंटियर को शांत कर दिया गया है और एम्प्रेस वापस आ गई हैं। प्रिंस भी मिनिस्टर्स से मिलेंगे इस बार, पर मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा एम्परर के साथ हो। तभी एक बोलता है, धीरे बोलो, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तभी प्रधानमंत्री लुओ यिन आते हैं और एक ग्लेव से उन्हें चुप करा देते हैं। उनका बेटा लू शर्मन गुस्से से एम्प्रेस के थ्रोन के बगल वाली चेयर को देखता है। वो मेरी चेयर होनी चाहिए थी। तभी एक शार्प वॉइस अनाउंस करती है, द एम्प्रेस अराइव्स, द प्रिंस अराइव्स। एम्प्रेस अपने थ्रोन पर बैठती हैं। श्यावन लेकिन बगल में रखी फीनिक्स चेयर को देखकर हैरान रह जाता है। बैठूं या ना बैठूं, मैं लेडी तो नहीं हूं, वहां बैठना तो ऑकवर्ड हो जाएगा। उसकी हेजिटेशन को देखते हुए एम्प्रेस ने तुरंत पूछा, व्हाट्स रॉन्ग? बस ये चेयर। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एम्प्रेस ने ऑर्डर दिया, एक और चेयर लाओ। एक आदमी फीनिक्स चेयर पर नहीं बैठ सकता। दो यूनक्स जल्दी से एक स्नेक चेयर लाते हैं और उसे उनके बगल में रख देते हैं। ये हो जाने के बाद एम्प्रेस ने श्यावन को फ्लर्टेशियस लुक दिया। श्यावन समझ गया कि एम्प्रेस ने ये जानबूझकर किया था। ये मिनिस्टर्स को बताने का उसका तरीका था कि वो उसे कितना फेवर करती हैं। इसलिए श्यावन ने अपना रोब ठीक किया और शान से बैठ गया।
उसके फेस पर विनिंग स्माइल थी। सभी मिनिस्टर्स खामोशी में अपना सिर झुका लेते हैं। ग्रैंड जनरल उस पल अपना फेस छिपा लेती हैं। एम्प्रेस ने हल्का सा खांसा और बगल के यूनक ने तुरंत अनाउंस किया, जिनके पास पिटिशंस हैं बोलो, जिनके पास नहीं कोर्ट डिसमिस किया जाता है। मौका देखते ही प्रधानमंत्री लुओ यिन ने तुरंत कहा, योर मैजेस्टी, मेरे पास एक मैटर है प्रेजेंट करने के लिए। एम्प्रेस ने उनकी तरफ देखा। ग्रांटेड, बोलो। प्रधानमंत्री बोलना शुरू करते हैं। श्यावन चुपचाप सुनते हुए स्माइल करता है। ये तो इंटरेस्टिंग है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर इतना केपेबल आदमी है। उनके पास जी रॉयन द्वारा उठाए गए सभी इश्यूज का सॉल्यूशन है और वो साउदर्न फ्रंटियर के मैटर्स पर भी पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये क्लियर था कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की खुशहाली का एक बड़ा पार्ट उनकी वजह से है। अनफॉर्चुनेटली एम्बिशन के साथ कैपेबिलिटी होने से जे रॉयन के लिए कंट्रोल वापस लेना बहुत चैलेंजिंग है। तभी लियाओ यिन अचानक बोल उठे, योर मैजेस्टी, प्रिंस शियोन ने कोर्ट के रूल्स बिगाड़ दिए हैं और आपको सिड्यूस किया है। उसकी वर्च्यू अपनी पोजीशन के वर्दी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसकी टाइटल स्ट्रिप कर दो और एग्जीक्यूट कर दो। उसके इन वर्ड्स से मिनिस्टर्स तुरंत दो क्लियर ग्रुप्स में बट गए। एक प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहा था और दूसरा एम्प्रेस को। दोनों साइड स्टैंड ऑफ की सिचुएशन में थे। शियाओन हल्के से स्माइल किया। द मेन एक्ट हैज बिगन। लिंगर ने कमांडर से कान फूसी की। प्रिंस तो रियली समथिंग है। लोग उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और वो फिर भी खुश है। कमांडर ने उसे चुप रहने का इशारा किया और कहा, वर्स्ट केस सिनेरियो में प्रिंस अपनी रियल पावर रिवील कर देगा और प्राइम मिनिस्टर को एक सिंगल स्लैप से मार देगा। उसे अपना फन लेने दो। हम दोनों को अच्छी तरह पता है कि शियाओन कितना टेरिफाइंग है। एम्प्रेस ने गुस्से से लियाओ यिन को देखते हुए कहा, प्राइम मिनिस्टर, शियाओन मेरा हस्बैंड है। आप उसे ऐसे ही एग्जीक्यूट करना चाहते हो? ये तो एब्सर्ड है। बोलते हुए एम्प्रेस ने अपना ऑरा रिलीज कर दिया जो मिनिस्टर्स पर छा गया। सभी स्टन्ड रह गए और इम्प्रेस्ड हुए। वो सिर्फ 20 की है और ऑलरेडी 9th लेवल पर, ट्रूली अनपैरेलल्ड। लियाओ यिन लेकिन सिर्फ स्माइल किया। बस 9th लेवल, कितनी ओवर कॉन्फिडेंट। ये सोचते हुए भी वो थोड़ा गर्व से बोले, ओल्ड सर्वेंट कंग्रेचुलेट्स योर मैजेस्टी ऑन योर प्रोग्रेस। उसके पीछे खड़े लोग पूरी तरह से हैरान थे। क्या प्राइम मिनिस्टर कंसीड करने वाला है? लेकिन फिर भी अब जब प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, उनके पास एम्प्रेस को बधाई देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इस पल एम्प्रेस अंदर से पूरी तरह शांत नहीं थी। मैं तो 9th लेवल पर होके भी उसका रेल्म नहीं पहचान पा रही हूँ और वो मेरे प्रेशर को एफर्टलेसली रेजिस्ट कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ डीप है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। और डेफिनेटली लियाओ यिन ने अपना सिर उठाया और ठंडे लहजे में कहा, योर मैजेस्टी, कल्टीवेशन में आगे बढ़ना अच्छी बात है, बट द ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी सिर्फ स्ट्रेंथ पर नहीं, एबिलिटी और प्रिंसिपल्स पर भी डिपेंड करती है। प्रिंस शियाओन एज योर मैजेस्टीज कॉन्सॉर्ट में टैलेंट होना चाहिए दैट कैन स्पैन हेवन एंड अर्थ। इंस्टेड वो डर्टी डीड्स में एंगेज हो रहा है दैट एक्सप्लॉइट द पीपल। आप तो ऑनरेबल हो और ग्रेट फ्लेम सुप्रीम है। कोई ऐसा बंदा जो आपका नाम खराब करे और वल्गर कॉमर्स की स्मेल दे, वो आपका कॉन्सॉर्ट बनने के वर्दी कैसे हो सकता है? इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम प्रिंस को रिमूव कर दें। लियाओ यिन ने अपनी बात जारी रखी। और तो और जनरल जोंग की लेजिटिमेट डॉटर लिंगर हमेशा प्रिंस के आसपास रहती है, बिना ये समझे कि लड़का और लड़की में क्या डिफरेंस है या रैंक की डिस्टिंक्शंस क्या हैं। और कमांडर अपनी ड्यूटीज को निगलेक्ट कर रही है और शियाओन के साथ नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो रही है। मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू जोंग यांग मिंग भी है, जिसने खुद को प्रिंस का कुक बनने तक डिग्रेड कर दिया है। इससे तो हम मजाक बन जाते हैं। क्या ये एक्शंस कोर्ट के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं? ये देखते हुए कि आप प्रिंस को कितना फेवर कर रही हैं, क्या वो टाइम आएगा जब मोनार्क कोर्ट ही होल्ड नहीं करेगी? इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रिंस को एग्जीक्यूट किया जाए। फीमेल जनरल गुस्से से भर उठी। इस ओल्ड जीजर को क्या हो गया है? मेरी बेटी को ऐमे ही ला रहा है बीच में। उसने प्रिंस के साथ कुछ गलत नहीं किया है। इस दौरान उसके हस्बैंड जोंग यांग मिंग बोल उठे, योर मैजेस्टी, प्राइम मिनिस्टर तो बकवास कर रहे हैं। प्रिंस ने एक ब्रूअरी शुरू की और ग्रीन फ्लेम वाइन को मॉडिफाई किया ब्रिजेस और रोड्स बनाने के लिए। ये तो लोगों से लेकर लोगों को ही सर्विस देना है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? और तो और शायद आपको पता ना हो, बट द सदर्न फ्रंटियर प्लान जिसे आप प्रेस कर रही थी, वो एक्चुअली प्रिंस का आइडिया था। मैं तो बस उसे उनकी तरफ से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ।
लियाओ यिन और उसके लोग हैरान रह गए, तो इसलिए जोंग यांगमिंग प्लान का क्रेडिट लेने में इतना शर्मा रहा था। यांगमिंग ने अपनी बात जारी रखी, आप सबको पता है कि मेरी बेटी गुस्से वाली है, ये तो प्रिंस के साथ जुड़ने की वजह से ही वो सुधर गई है। कमांडर ग्रीन फ्लेम टाउन से है और योर मैजेस्टी के ऑर्डर्स पर उसे प्रिंस को गार्ड और सर्व करने के लिए रखा गया है, इसमें क्या इशू है? तो मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रिंस अपनी पोजीशन के लिए वर्चुअस नहीं है और कोर्ट के नॉर्म्स अंडरमाइन कर रहा है? एम्प्रेस हंसी और शियाओन खुद को थम्स अप देने से रोक नहीं पाया। ओल्ड जोंग को बोलना अच्छे से आता है, लेकिन लियाओ यिन ने ठंडे लहजे में कहा, ऐसा है तो मिनिस्टर जोंग, क्या तुम्हारे पास प्रूफ इसका प्रूफ है? जोंग यांगमिंग हैरान रह गए, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या प्रूफ? लियाओ यिन ने आगे कहा, प्रिंस में इतनी एबिलिटी कैसे हो सकती है? मिनिस्टर जोंग, मेरे पास हर रीजन है कि मैं ये डाउट करूं कि तुम अपने डीड्स उसे एट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे ही ये वर्ड्स निकले, दरबार में मर्मर्स शुरू हो गई। क्या मिनिस्टर जोंग प्रूफ दे पाएंगे? शायद नहीं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिनिस्टर जोंग एम्प्रेस के लिए इतना सब करेगा। उस प्रिंस में क्या है जो इतना वर्थ इट है? मिनिस्टर जोंग को झटका लगा, उन्होंने तो बस प्रिंस से वर्बली अग्री किया था और अब वो एक्चुअली कोई प्रूफ पेश नहीं कर सकते थे। तभी एक आवाज अचानक गूंज उठी, तुम कह रहे हो मिनिस्टर जोंग के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये मेरे डीड्स हैं? बोलने वाला शियाओन था। वो लुआओ यिन को इंटरेस्टिंग वे में देखता है और आगे कहता है, और तुम्हारे पास प्राइम मिनिस्टर कोई प्रूफ है कि ये डीड्स मुझसे रिलेटेड नहीं है? प्रधानमंत्री को समझ नहीं आया कि क्या आंसर दें, इसलिए उन्होंने एक एंशिएंट बुक निकाली, ये होप करते हुए कि शियावन उसे देखेगा। ये देखकर एम्प्रेस गुस्से से चिल्ला उठी, प्राइम मिनिस्टर, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शियावन थोड़ा हैरान था, मेरी वाइफ एम्प्रेस इतना स्ट्रांगली क्यों रिएक्ट कर रही है? ये तो बस एक बुक है, क्या एक बुक मुझे मार सकती है? मुझे बिलीव नहीं होता। इसलिए वो स्माइल किया और उनसे कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे रीड करूं, श्योर, नो प्रॉब्लम। एम्प्रेस डर गई, नहीं, तुम वो बुक रीड नहीं कर सकते प्रिंस। शियावन अनसर्टेन दिखा, मैं बुक रीड करूं या ना करूं वो अलग पॉइंट है। प्राइम मिनिस्टर, तुम्हें क्या राइट है कि तुम मुझसे ये रीड करने को डिमांड कर रहे हो? तुम ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के एम्परर तो नहीं हो, राइट? ये सुनकर लुआओ यिन का चेहरा सीरियस हो गया। मैं ग्रेट फ्लेम के लिए फियर्सली लॉयल हूँ और मैं एम्प्रेस का टीचर हूँ। ऑफ कोर्स मुझे केयरफुल होना पड़ेगा कि मैं क्या करता हूँ। क्या तुम एक स्कॉलरली और टैलेंटेड प्रिंस हो जो इस टेस्ट को भी विथस्टैंड नहीं कर सकते? या तुम ये कह रहे हो कि तुम सब बस दिखावा कर रहे हो और मिनिस्टर जोंग के साथ मिलकर हमें चीट और मिसलीड कर रहे हो? शियावन निशब्द रह गया। ये बंदा एक्यूजेशंस लगाने में रियली गुड है। अगर मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं होता तो शायद मैं उसके ट्विस्टेड लॉजिक पर बिलीव कर लेता। तभी यांगमिन कहता है, वो बुक मत रीड करो प्रिंस, ये एक लेगेसी बुक है जो एक डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखी गई है। अगर तुम उसे समझ नहीं पाए तो तुम इंस्टेंटली मर जाओगे। 17 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं उसे डाइसिफर करने की कोशिश में। शियावन फिर भी स्माइल करता रहा। प्राइम मिनिस्टर, तुमने पहले कहा था कि ग्रेट फ्लेम में रीजन प्रिवेल करना चाहिए, बट द टेस्ट जो तुम अब सजेस्ट कर रहे हो वो तो पूरी तरह से अनरीजनेबल है। लुआओ यिन ने एक्सप्लेन नहीं किया बल्कि उसे प्रोवोक करने की कोशिश की। तो तुम डर रहे हो प्रिंस? वो जवाब देता है, ऑफ कोर्स नहीं, बस ये एंशिएंट बुक यूज करके ये टेस्ट करना कि मैं एम्प्रेस के वर्दी हूँ या अनलर्नड, दिस मेक्स नो सेंस। अगर मैं समझ नहीं पाया तो मेरी जान चली जाएगी, बट तुम्हारा कुछ लॉस नहीं होगा। ये अनरीजनेबल नहीं है। बोलते हुए शियावन सीधे प्रधानमंत्री के पास चला गया। प्रधानमंत्री के बेटे लू शर्मन ने अचानक बीच में बोला, शियावन, इशू को डॉज करने की कोशिश मत करो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, शियावन ने उसे थप्पड़ मारा। अडल्ट्स बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, दैट्स रूड। अपनी नजर लुआओ यिन की तरफ मोड़ते हुए उसने आगे कहा, प्राइम मिनिस्टर लू, तुम अपने बेटे को कैसे एजुकेट करते हो? ये सुनकर लुआओ यिन ने लू शर्मन को घूरा, जो तुरंत समझ गया और घुटने टेक दिए। योर मैजेस्टी, मैंने कोर्ट के सामने इम्प्रॉपरली बिहेव किया, प्लीज पनिश मी। लू शर्मन, तुमने इनअप्रोप्रिएटली एक्ट किया है, हाफ ईयर की सैलरी डिडक्ट की जाएगी एज पनिशमेंट। तुम खड़े हो सकते हो। थैंक यू योर मैजेस्टी। शियाओन चुपचाप उसकी तरफ देखा। मैंने सोचा था कि उसे प्रोवोक करना इजी होगा, एक वीक पॉइंट फॉर लुआओ यिन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी काम हो जाएगा। फादर और सन दोनों से डील करना डिफिकल्ट है। लुआओ यिन ने बोलना जारी रखा,
ऑल राइट देन, जब हर मैजेस्टी थ्रोन पर आई मैंने रीजेंट की तरह एक्ट किया। जब मैंने पावर वापस की मुझे उसकी पोटेंशियल रेकलेसनेस की चिंता थी, इसलिए मैंने लेट एम्परर द्वारा छोड़ दिए गए सीक्रेट ट्रेजरी की कीज पूरी तरह से रिटर्न नहीं की। फिर वो एक चाबी निकालते हैं। अगर तुम प्रिंस ट्रूली एक्सेप्शनल हो और एम्प्रेस को असिस्ट करोगे तो मुझे और चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये की अपने राइटफुल ओनर को रिटर्न हो जानी चाहिए। इसके अलावा मैं 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स एज अ वेडिंग गिफ्ट ऑफर करूंगा एम्प्रेस को कांग्रेचुलेट करने के लिए। तुम्हें इस ऑफर के बारे में कैसा लगता है प्रिंस? शियाउन खुलकर हंसा। कम है, मुझे 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। उस अमाउंट के बिना मैं अग्री नहीं करूंगा। प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया, जब प्रिंस की इतनी अच्छी एपेटाइट है तो मैं भी स्टिंजी नहीं हो सकता। मैं 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स दूंगा प्लीज प्रिंस। ये कहते हुए उन्होंने वो एंशिएंट बुक शियावन को थमा दी। शियावन ने एंशिएंट बुक ली और स्माइल किया। चांसलर, मैं आपसे थैंक यू पहले ही कह देता हूँ आपके जेनरस गिफ्ट ऑफ 6 मिलियन स्पिरिट्स के लिए। तभी एम्प्रेस अचानक बीच में बोलने के लिए आई। प्रिंस, रेकलेस मत बनो। अगर तुम ये एंशिएंट टेक्स्ट समझ नहीं पाए तो ये फेटल हो सकता है। लेकिन शियावन ने कोई ध्यान नहीं दिया और पहले ही एंशिएंट बुक खोलकर पढ़ने लगा था। तभी शियावन ने अचानक बुक बैंड कर दी। एम्प्रेस तुरंत शॉक्ड हो गई। चांसलर और दूसरे मिनिस्टर्स भी बीच में बोले, प्रिंस, लगता है तुम गिफ्ट को एंजॉय नहीं कर पाओगे, सब खत्म हो गया। प्रिंस तो रियली सुसाइड करने में डिसाइसिव है। वो आगे कहते हैं, एक बार तुम इस बुक को ओपन कर दो तो तुम्हें इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम लास्ट पेज तक समझ नहीं पाए तो तुम मर जाओगे। अगर तुम आधे में गिव अप कर दिया और बुक क्लोज कर दी तो तुम फिर भी मर जाओगे। लेकिन शियाओन न सिर्फ ठीक था बल्कि उसने उनके क्वेश्चंस को इग्नोर करने का ड्रामा किया। चांसलर तुरंत स्टन्ड रह गए। व्हाट द हेल, तुम तो एक्चुअली फाइन हो। शियाओन ने लापरवाही से टर्न करके बुक को देखते हुए कहा, मैं तो बस खड़े होके थक गया हूँ। मैं वापस जाकर बैठकर उसे आराम से रीड करूंगा। तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है? फिर शियाओन एम्प्रेस के बगल में बैठ गया और बुक पढ़ना शुरू कर दिया। नीचे खड़े मिनिस्टर सभी कंफ्यूज थे। तुम सब मुझे क्या देख रहे हो? कोर्ट मीटिंग खत्म नहीं हुई है, राइट? तुम अपना काम करो और मैं अपना करूंगा। एम्प्रेस अभी भी थोड़ी रेस्टलेस थी। प्रिंस, तुम्हें सब ठीक लग रहा है ना? ये सुनकर प्रिंस शियाओन हल्के से मुस्कुराया। योर मैजेस्टी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूँ और हाँ, मैं चांसलर का ये कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट लेकर ही रहूंगा। थोड़ी दूर खड़ी लिंगर और कमांडर एक दूसरे को देखकर बस चुप रह गईं। दोनों के चेहरे पर एक ही बात थी, हमें पता था ऐसा ही होगा। उस मॉन्स्टर प्रिंस को कुछ नहीं हो सकता। इस बीच चांसलर ने ध्यान से शियाओन की तरफ देखा जो अब भी बुक में डूबा हुआ था। उसके मन में सवाल उठा, ये बंदा इस एंशिएंट टेक्स्ट से अनअफेक्टेड कैसे है? क्या ये इसलिए क्योंकि ये बंदा ऑर्डिनरी है और उसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं? तभी शियाओन ने अचानक बुक बंद की और सिर पकड़ लिया जैसे किसी गहरी सोच में हो। एम्प्रेस ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। उनके मन में यही ख्याल आया कि शायद ऑर्डिनरी मैन होने का भी एक फायदा है। वो सबको कहना चाहती थीं, देखो, मेरा पति भले ही आम इंसान है लेकिन वो बाकी सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली यूनिक है। उन्हें क्या पता था कि शियाओन के अंदर अब गुस्सा उबल रहा था। ये एंशिएंट टेक्स्ट आखिर है क्या? ये तो किसी जिब्रिश नॉनसेंस की तरह लग रहा है। क्या ये सच में किसी ह्यूमन ने लिखा है? वो तुरंत अपने सिस्टम पपी से पूछता है, पपी, ये बुक आखिर है क्या? पपी ने जवाब दिया, रिस्पेक्टेड मास्टर, ये बुक एंशिएंट गॉड रेस से पास डाउन हुई है। इसके अंदर ऐसे प्रोटेक्टिव स्पेल्स हैं जो 10th लेवल बीइंग्स तक को मिटा सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके लिए ये कोई खतरा नहीं है। शियाओन हंस पड़ा। एंशिएंट गॉड रेस, हाँ, तो ये सच में इंसानों का लिखा नहीं है। अब ये दुनिया वाकई दिलचस्प लगने लगी है, फिल्ड विद नॉन ह्यूमन एंटिटीज। वो पूछता है, क्या तुम मेरे लिए इसे ट्रांसलेट कर सकते हो? पपी जवाब देता है, इसके लिए आपको 3000 मिशन पॉइंट्स की जरूरत होगी मास्टर। आप सिस्टम द्वारा दिए गए टास्क्स पूरे करके इन्हें कमा सकते हैं। शियाओन का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम सीधे मेरे लिए इसे ट्रांसलेट क्यों नहीं करते? सिस्टम पपी घबराते हुए बोला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मास्टर, पर मेरे सिस्टम सेटिंग्स के अनुसार। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, शियाओन गुस्से में बोल पड़ा, शट अप, मैंने पहले ही वादा किया है, अगर तुमने मेरी बेइज्जती करवाई तो नतीजे भुगतने होंगे। पपी एक पल के लिए शांत रहा, फिर अचानक बोला, मिशन असाइंड, सिट इन द चेयर फॉर 1 सेकेंड टू कंप्लीट द मिशन। Congratulations, Master. You have earned 99,99,999 mission points. The ancient god race text is now being translated. शियाओन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। लगता है काम कराने के लिए मुझे तुम पर थोड़ा प्रेशर डालना ही पड़ेगा, समझे? अपॉलॉजीज मास्टर, मैं सुधार करूंगा। नीचे दरबार में प्राइम मिनिस्टर लू इन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा है।
शियाओन को लगातार बुक के पन्ने पलटते देख वो झल्ला उठा। क्या ये बंदा मेरे सामने ही मेरा मजाक उड़ा रहा है? वो व्यंग्य में बोले, प्रिंस तुम्हें ये बुक समझ आई? कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले कि ये फेक है या कोई एक्सक्यूज बना रहे हो? शियाओन हल्के से मुस्कुराया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे पेटी ट्रिक्स खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही उसने कहा, उसके सामने एक इनविजिबल प्रोग्रेस बार उभरा। अगले ही पल बुक उसके हाथों में कांपने लगी और एक हमिंग साउंड निकालने लगी। अचानक उसमें से काउंटलेस गोल्डन कैरेक्टर्स निकलने लगे, चमकदार, रहस्यमय पर बेहद सुंदर। दरबार में हर कोई दंग रह गए। ये तो लेगेसी गोल्ड टोम है। एम्प्रेस भी अपनी खुशी रोक नहीं पाई और खड़ी हो गईं। एक डेडली एंशिएंट बुक जिसने 12 से ज्यादा लोगों को मार दिया था, अब हमारे प्रिंस ने उसे अनलॉक कर दिया। अब तो ये टैलेंट प्राइम मिनिस्टर आपके स्टैंडर्ड्स पर भी खरा उतरता है ना? लू इनके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन वो जिद से बोले, ये सही है कि लेगेसी गोल्ड टोम अपीयर हुआ है, लेकिन प्रिंस को इसकी लेगेसी मिली है इसका सबूत नहीं है। कौन जाने, शायद उसने बस रैंडमली पेजेस फ्लिप किए और किसी हिडन स्पेल को ट्रिगर कर दिया। जैसे ही उनके शब्द खत्म हुए, लेगेसी गोल्ड टोम हवा में घूमने लगा और उसके सारे गोल्डन एंशिएंट लेटर्स तेजी से शियाओन के दिमाग में समा गए। शियाओन ने आंखें बंद कर शांति से लेगेसी स्वीकार कर ली। प्राइम मिनिस्टर की तरफ वाले अधिकारी पूरी तरह स्पीचलेस थे, जबकि एम्प्रेस के साथ खड़े लोग संतुष्टि से मुस्कुरा रहे थे। कुछ पल बाद शियाओन ने पूरी लेगेसी एब्जॉर्ब कर ली और फिर उसने हल्के से मुस्कुराते हुए बुक नीचे गिरा दी। प्राइम मिनिस्टर, अब तुम्हें क्या कहना है? वो झुककर बोले, या तुम अपने ही वर्ड से पलट रहे हो? कहीं ये मत कहना कि ये फेक बुक है। लुइन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, कुछ देर सोचा और आखिरकार बोले, मैंने प्रिंस के टैलेंट को गलत जज किया। शियाओन ने संतोष से सिर हिलाया। तो अब 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स का क्या? फिर वो अचानक आगे बढ़ा और डायनेस्टी की उसके हाथ से झपट ली। जो चीज मेरी एम्प्रेस वाइफ की है उसे मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। चाबी को हवा में घुमाते हुए शियाओन मुस्कुराया। थैंक्स प्राइम मिनिस्टर। लुइन के चेहरे पर गुस्सा था, पर उन्होंने बस धीमे से कहा, वो चाबी तो पहले से ही हर मैजेस्टी की थी, इसलिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। शियाओन ने हंसते हुए कहा, प्राइम मिनिस्टर, मैं लेगेसी गोल्ड टोम और 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की बात कर रहा हूँ। पहले तो मैंने सिर्फ 5 मिलियन मांगे थे, लेकिन किसने सोचा था कि आप इतने जेनरस होंगे कि एक्स्ट्रा 1 मिलियन भी दे देंगे। बोलते हुए शियावन ने अचानक अपनी मुट्ठी कस ली। प्राइम मिनिस्टर हैरान थे, ये वर्थलेस बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है? सबको हैरान करते हुए शियावन ने बस थम्स अप दिखाया, इनोसेंटली स्माइल किया और तारीफ की। थैंक यू, तुम सच में एक गुड पर्सन हो। प्राइम मिनिस्टर के होंठ सिकुड़ गए। आई स्वेयर, ये बंदा कितना एनोइंग है। एम्प्रेस ने तुरंत बीच में आकर माहौल शांत किया। ऑल राइट मेरे हस्बैंड, ज्यादा स्ट्रिक्ट मत बनो। अगर तुम प्राइम मिनिस्टर को सिक कर दोगे तो हमें गिफ्ट्स कौन भेजेगा? ये सुनकर मिनिस्टर्स चुपके से हंस पड़े। योर मैजेस्टी को प्रिंस ने पूरी तरह इन्फ्लुएंस कर लिया है। अब तो वो प्राइम मिनिस्टर की ही ट्रिक ऑफ फेनिंग इलनेस उसके खिलाफ यूज कर रही हैं। घिर चुके प्राइम मिनिस्टर बस अपने दांत पीसकर बोल पाए, थैंक यू फॉर योर मैजेस्टीज प्रोटेक्शन। मेरा गिफ्ट इस आफ्टरनून पैलेस भेज दिया जाएगा। एम्प्रेस ने खुश होकर अपना हाथ हिलाया और स्माइल किया। तो मुझे भी जेनरस प्राइम मिनिस्टर को थैंक करना चाहिए। अगर और कुछ नहीं है तो कोर्ट एडजर्न करते हैं। ये सुनकर सभी मिनिस्टर्स जमीन पर झुक गए। लॉन्ग लिव योर मैजेस्टी। थोड़ी देर बाद जब वो श्वामू गेट से बाहर निकले तो मिनिस्टर्स स्माइल कर रहे थे, पर प्रधानमंत्री और उनका बेटा उदास थे। उनका मूड खराब हो रहा था। इधर शियावन खुशी से मिनिस्टर यांगमिंग से कह रहा था, मेरी आज बड़ी विन हुई, तो मैं टुनाइट तुम्हारे रेजिडेंस पर डिनर के लिए आऊंगा। एम्प्रेस के साथ जुड़े कुछ ऑफिशियल्स तुरंत आसपास इकट्ठा हो गए और कहा, प्रिंस ने ट्रूली हमारी स्पिरिट्स अपलिफ्ट की। क्लोजर देखने पर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्परामेंट दिखता है। आप प्राइम मिनिस्टर को ओवरशैडो करने में सक्सेसफुल हुए। उसका फेस तो पॉट के बॉटम की तरह ब्लैक हो गया था। श्वावन स्माइल किया और शान से अपना हाथ हिलाया। मुझे ये सुन के अच्छा लगा। 1 jar of green flame empress wine for each of you। किसी को मिनिस्टर जोंग के रेजिडेंस से लेटर पिक करने के लिए भेज देना। तीनों बहुत खुश हुए। थैंक यू प्रिंस, आप बहुत जनरस हैं। ग्रैंड जनरल भी शामिल हुई। आप तो सच में बहुत इंप्रेसिव हैं। मुझे आपसे बहुत हाई होप्स हैं। यांगमिंग ने फिर ग्रैंड जनरल को खींच लिया। वाइफ, चलो हमें घर जाकर प्रिंस के लिए अच्छा खाना प्रिपेयर करना चाहिए। ये देखकर कि ऑलमोस्ट सभी जा चुके हैं, शियावन ने डायनेस्टी की निकाली और उससे देखा, क्या वो बंदा 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स पर रिनेज करने के लिए कोई एक्सक्यूज ढूंढेगा? कमांडर ने सर हिलाया। वो नहीं करेगा। अगर लू यिन ने कहा कि वो करेगा तो वो करेगा। जिस पर प्रिंस ने कहा, पर ये प्राइम मिनिस्टर तो रियली थोड़ा स्ट्रेंज था। मुझे डर है कि उसके पास कुछ ट्रिक्स हैं।
ये अच्छी बात है कि लू यिन में स्किल्स हैं। करंट ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को उससे कोर्ट स्टेबलाइज करने और गवर्नेंस में असिस्ट करने के लिए उसकी जरूरत है। लिंगर ने अचानक बीच में टोक दिया, प्रिंस, उस एंशिएंट टोम का क्या सीन था जिसकी वजह से लोग मर जाते थे? श्वाउन ने इंडिफरेंस दिखाई। वो एंशिएंट टोम वो एंशिएंट गॉड क्लैन की एक इनहेरिटेंस बुक की तरह कुछ है। अंदर की रेस्ट्रिक्शंस 10th लेवल और उससे कम लेवल के इंडिविजुअल्स को वाइप आउट कर सकती हैं। ये सुनकर लिंगर और कमांडर दोनों स्टंड रह गए। 10th लेवल को वाइप आउट? कमांडर सबसे पहले होश में आई। ये एंशिएंट गॉड क्लैन क्या है? श्वावन भी हैरान था। तुम लोगों को पता नहीं है? दोनों ने सर हिलाया। हमने सिर्फ ह्यूमन रेस और डीमन रेस के बारे में सुना है, कभी एंशिएंट गॉड क्लैन के बारे में नहीं सुना। लिंगर को अचानक कुछ याद आया। प्रिंस, क्या एंशिएंट टोम को बार बार ओपन और क्लोज करना इनहेरिटेंस रिसीव करने में हेल्प करता है? श्वावन इनोसेंटली हंसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें ऐसा ल्यूडिक्रस आइडिया कैसे आ सकता है? दुख को फ्लिप करना इनहेरिटेंस में कैसे हेल्प कर सकता है? ये सुनकर लिंगर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। तो तुम वो बार बार क्यों कर रहे थे? श्वावन थोड़ा स्माइल किया। बुक में रेस्ट्रिक्शंस की पावर थोड़ी रिलैक्सिंग लग रही थी क्योंकि फोर्स इंटरमिटेंट थी, जिस पर लिंगर शॉक्ड रह गई। गुडनेस, 10th लेवल, एक हाइट जहां वो शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो प्रिंस की आंखों में बस इतना है, वो पावर जो 10th लेवल को वाइप आउट कर सकती है, और तुम उसे मसाज के लिए यूज कर रहे हो। प्रिंस, फॉर द लव ऑफ गॉड, प्लीज इंसान की तरह एक्ट करो। अगले दिन प्रधानमंत्री ल्यू के पैलेस के अंदर ल्यू शेरमन गुस्से में कंप्लेन कर रहा था। फादर, ये शियाओ बहुत ओवर कर रहा है, क्या मैं किसी को ढूंढकर उसकी खातिरदारी करवा दूं? ये बोलते हुए शेरमन ने अपने गले पर इशारा किया, जो क्लियरली समझ में आ रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन्होंने उसकी तरफ एकदम गुस्से से देखा। शेरमन को पसीना आने लगा, ये रियलाइज करते हुए कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। एक लंबे ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री फाइनली बोले, अब बातें इस हद तक पहुंच गई हैं, एक छोटे ऑर्डिनरी आदमी के पीछे बड़े गोल को बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस से बहुत डिसअपॉइंट हूं। फादर, शेरमन ने शुरू किया, पर प्रधानमंत्री ने उसे फिर से रोक दिया। एक दिन जब हम एम्पायर वापस जाएंगे, तुम्हारे करंट बिहेवियर के साथ तुम बड़े अपॉर्चुनिटीज के लिए शायद ही सुटेबल होगे। क्या तुम वो सारे प्रिंसिपल्स भूल गए जो मैंने तुम्हें सिखाए थे? शेरमन ने कहा, मैंने अपनी गलती मान ली है फादर। फिर प्रधानमंत्री ने रात के आसमान की तरफ देखा और कहा, इन सभी ईयर्स में एम्पायर वापस जाने का दिन क्लोज आ रहा है। हमें इस सेंसिटिव पॉइंट पर एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होगा। जल्दी से ये न्यूज स्प्रेड कर दो कि शियाओ को गोल्डन बुक ऑफ इनहेरिटेंस मिल चुकी है। आओ, इस कमीने शियाओ को कुछ ट्रबल देते हैं। ल्यू शेरमन ने तुरंत एग्री किया। प्रधानमंत्री अपने मन में सोच रहा था, क्या बैड लक है, अगर किंग ऑफ हेल नाम के उस पावरफुल आदमी ने अचानक बीच में आकर ब्लड क्लाउड टावर को डिस्ट्रॉय नहीं किया होता, तो मैं अब तक शियाओ को किडनैप कर चुका होता और जी रुयन को कंट्रोल कर रहा होता, और हमको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर वो जानते कि ब्लड क्लाउड टावर को डिस्ट्रॉय करने वाला पावरफुल आदमी वो प्रिंस था, तो वो शायद अब तक अपना सामान पैक करके भाग चुके होते। दूसरी तरफ रॉयल पैलेस में एक कमरे के अंदर शियाओ अभी अभी बाहर से लौटा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि एम्प्रेस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बिजी हैं। पूरी टेबल पर मेमोरेंडम के ढेर लगे हुए थे। शियाओ दंग रह गया, इतने सारे, इन सब से गुजरने में कितना टाइम लगेगा? एम्प्रेस ने थक कर ऊपर देखा, उनका चेहरा उदासी से भरा था। अगर लुआओ यिन की काफी कॉम्पिटेंस नहीं होती, जो आधे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हैं, तो तुम शायद मुझे यहाँ खड़े भी नहीं देखते। शियाओ एग्री हो गया, एम्परर बनना सच में टफ है। अच्छा हुआ कि मैं सिर्फ एक फ्री लोडर हूँ, वरना मैं तो काम करते करते मर जाता। हालांकि एम्परर ने इसे ऐसे नहीं देखा और कहा, ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी मेरे पिता की हार्ड वर्क का रिजल्ट है, और मेरे 2 भाइयों ने भी अपनी जान इसकी प्रोटेक्शन के लिए दी थी। मेरे लिए ये कितना भी डिफिकल्ट या एग्जॉस्टिंग हो, उनके सैक्रिफाइस के सामने कुछ नहीं है। शियाओ को अचानक याद आया, बाय द वे, लुआओ यिन से मिले 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स पैलेस में डिलीवर हो चुके हैं। ये सुनकर एम्परर खड़ी हुई और शियाओ को एक की थमा दी। परफेक्ट टाइमिंग, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये जेड की पेंडेंट तुम्हारे पास लुआओ यिन से मिली चाबी के साथ मिलकर पैलेस ट्रेजरी की बन जाती है। ये उस ट्रेजर को खोलती है जो मेरे पिता छोड़कर गए थे। शियाओ ने की का आधा हिस्सा लिया और एक पल के लिए शॉक्ड रह गया।
मुझे और वर्क करना पड़ेगा। एम्प्रेस ने फिर एक्सप्लेन किया, मैं तुम्हें की दे रही हूँ ताकि तुम पैलेस ट्रेजरी को मैनेज कर सको। इस तरह कोई ये नहीं बोल सकता कि तुम यूजलेस हो और कोई यूजफुल काम नहीं कर रहे हो। Isn't that a good thing? ये सुनकर कि वो ट्रेजर के इंचार्ज होगा, शियाओ तुरंत खुश हो गया। That's amazing! ये बोलते हुए शियाओ ने की के दोनों पार्ट्स को मिला दिया। एक डिंग की आवाज आई और की से अचानक गोल्डन लाइट निकली जो शियाओ को घेर लेती है। एम्प्रेस ने एक्सप्लेन किया, ये जेल्ड पेंडेंट इटसेल्फ एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है जिसके प्रोटेक्शन इफेक्ट्स हैं। ये तुम्हें सेफ रख सकता है। मैंने अपने असेंशन के बाद एक नया ट्रेजरी बनाया है। जब तुम वहां जाओ तो लुआओ यिन से न्यू ट्रेजरी का सारा सामान मेन ट्रेजरी में डलवा लेना। जब तुम वहां हो तो जो कुछ भी पसंद आए वो निकाल लेना। बस 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन से ज्यादा मत निकालना। ग्रेट फ्लेम के अभी भी बहुत एक्सपेंसेस हैं। जो थिंग्स तुम पहले लाए थे वो भी ट्रेजरी में हैं। तुम्हें लेना है या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। शियाओ एक्साइटेड हो गया, ये तो टू गुड टू बी ट्रू है। लाइफ ऑसम है जब देश की रूलर मेरा सपोर्ट कर रही हो और मैं खुलकर मनी स्पेंड कर सकता हूँ। दिस इज इनक्रेडिबल। उसने तुरंत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए अपने हाथ जोड़े। थैंक यू योर मैजेस्टी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ट्रेजरी का सेफ तरीके से मैनेजमेंट करूंगा। ये कहकर शियाओ जाने के लिए पलटा। हालांकि एम्प्रेस ने अचानक उसे कॉल किया। शियाओ तुरंत पलटा। क्या है योर मैजेस्टी? एम्परर धीरे से उसके पास आई और एक वार्म स्माइल दी। थैंक यू। शियाओ उसकी फीलिंग समझ गया और आराम से जवाब दिया, यू आर वेलकम माई वाइफ। उस दिन शियाओ लिंगर और कमांडर के साथ एम्परर के प्राइवेट ट्रेजरी का विजिट करता है। सरप्राइजिंगली उस कमरे में सारे रेयर और यूनिक ट्रेजर्स के बीच लिंगर की आंखों ने सिर्फ एक चीज को पकड़ा जो एक कॉफिन जैसा लग रहा था। लिंगर कंफ्यूजन में थी, ये चीज थोड़ी स्ट्रेंज लगती है, क्यों? लेकिन शियाओ की आंखों में मेमोरीज झलक रही थी जब उसने उस वुडन बॉक्स को सॉफ्टली टच किया। इसमें स्ट्रेंज क्या है? ये तो एक कॉफिन जैसा लगता है। एंग्री शियाओ ने तुरंत लिंगर के माथे पर एक चुटकी मारी। नॉनसेंस, ये एक सिंगल यूजर आर्मर्ड वेपन्स कैबिनेट है और ये मेरे मास्टर का कस्टम मेड वर्जन है। ये सुनकर लिंगर तुरंत इंटरेस्टेड हो गई। एक सिंगल यूजर आर्मर्ड वेपन्स कैबिनेट जो आपके मास्टर ने कस्टम मेड किया है, साउंड्स ग्रेट। क्या मैं एक बार देख सकती हूँ? बिना सोचे शियाओ ने तुरंत मना कर दिया। ये बॉक्स एक्चुअली उसके साथ तब आया था जब उसे समन किया गया था। ये वो वेपन्स कैबिनेट था जिसे वो अर्थ पर एक असैसिन के रूप में यूज करता था। अगर पॉसिबल हो तो वो इस वेपन्स केस को दोबारा कभी यूज न करने की उम्मीद करता था। इसके बाद शियाओ ने उन 2 औरतों को कॉल किया। कम ऑन, लेट्स गो। आओ मेरे फादर इन लॉ के ओल्ड ट्रेजरी को देखते हैं। थोड़ी देर बाद वो ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के ओल्ड एम्परर के ट्रेजरी के एंट्रेंस पर पहुंचे। जैसे ही वो अंदर जाने वाले थे, उन्हें दरवाजे पर खड़े गार्ड ने रोक दिया। दोनों सोल्जर्स ने एक साथ चिल्लाया, ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, बिना परमिशन एंट्री अलाउड नहीं है। शियाओ हल्के से स्माइल किया, मैं एम्परर का हस्बैंड हूँ और उनके ऑर्डर पर ट्रेजरी का चार्ज लेने आया हूँ। शियाओ के हाथ में ट्रेजरी की की देखकर सोल्जर्स ने तुरंत अपने वेपन्स अंदर किए और गेट खोलने के लिए पलटे। अंदर जाते ही तीनों शॉक्ड रह गए। ट्रेजरी का पूरा स्पेस स्पिरिट स्टोन्स और ट्रेजर्स से भरा हुआ था जो इतनी डेंसिटी से थे कि ये ओवरवेलमिंग लग रहा था। उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं क्योंकि कमरा इतना भरा था कि ये एंडलेस लग रहा था। शियाओ खुद को रोक नहीं पाया। फादर इन लॉ, आप सच में इनक्रेडिबल हैं। ये डाउरी तो स्ट्रेट अप शॉकिंग है, लेकिन एक फाउंडिंग एम्परर का प्राइवेट ट्रेजरी पूरी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी से दर्जनों गुना ज्यादा रिच होना थोड़ा इलॉजिकल नहीं लगता। लिंगर भी शॉक्ड थी और धीरे से कहा, यहाँ कितने स्पिरिट स्टोन्स हो सकते हैं? अचानक शियाओ ने कमांडर के कंधे पर टैप टैप किया और कहा, जाओ एम्परर को बुलाओ, देखते हैं कि वो इन सब स्पिरिट स्टोन्स का क्या करना चाहती हैं। कमांडर ने सिर हिलाया और तुरंत चली गई। इस पल शियाओ ने लिंगर से जोकिंगली पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड अगर ये देखेंगे तो फेंट हो जाएंगे? लिंगर ने शोल्डर्स रख किए, मेरे फादर सालों से फाइनेंस के इंचार्ज रहे हैं, वो ऐसी चीज पर कैसे फेंट हो सकते हैं? ठीक तभी एम्परर और ज़ोंग यांगमिंग भी वहां पहुंच गए। शियाओ आगे बढ़ा, हमें क्या करना चाहिए? एम्परर ये सब देखकर शॉक थीं, जबकि ज़ोंग यांगमिंग अचानक परप्लेक्स्ड हुए और वहीं फेंट होकर गिर पड़े। सभी ने ज़ोंग यांगमिंग को स्पीचलेस होकर देखा। लिंगर ने अपना फेस छुपा लिया। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। एक पल बाद ज़ोंग यांगमिंग को होश आया और वो एक्साइटेडली स्पिरिट स्टोन से भरे कमरे को इंस्पेक्ट करने लगे। इनका यूज न्यू वेपन्स बनाने के लिए किया जा सकता है, इनका यूज सदर्न फ्रंटियर के लिए किया जा सकता है। हे फाइनली हम प्रॉस्पेरिटी की वॉर लड़ सकते हैं। एम्परर ने प्यार भरी नजर से शियाओ को देखा।
अगर तुम नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे पिता के प्राइवेट ट्रेजरी में इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स हैं। अब से जितने स्पिरिट स्टोन्स चाहो ले लो, जब तक तुम खुश हो। ये सुनकर शियाओ खुश हो गया। जितने मैं चाहूं, हे आई एम रिच। थोड़ी देर बाद शियाओ ट्रेजरी से सबसे पहले निकला। लिंगर और कमांडर अपने चेहरे छिपाकर उसके साथ चल रही थी। उनके पीछे कई सोल्जर स्पिरिट स्टोन से बने एक बेड को उठाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तभी लिंगर ने पूछा, कमांडर, क्या ये बेड सोने के लिए बहुत हार्ड नहीं होगा? कमांडर ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, जब तक प्रिंस को ये पसंद है तब तक सब ठीक है। नेक्स्ट सीन में श्याओ एम्परर के ट्रेजरी से निकाले स्पिरिचुअल बेड पर लेटा था। अचानक उसकी आईब्रोज के बीच एक आंख दिखी जो चारों तरफ स्कैन कर रही थी। कुछ ही देर में वो आंख एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में बदल गई जो ब्राइट लाइट को श्याओ के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में बरसा रही थी। ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एंशिएंट गॉड रेस की एक लेगेसी स्पिरिट थी। श्याओ की सी ऑफ कॉन्शियसनेस की चेकिंग करने के बाद वो स्पिरिट सरप्राइज में दिखी। क्या ये एक ह्यूमन का सी ऑफ कॉन्शियसनेस है? मुझे दोबारा सेंस करना पड़ेगा ताकि मैं श्योर हो सकूं। ओल्ड लुकिंग लेगेसी स्पिरिट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चेकिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद वो गुस्से में आ गई। ये कैसे हो सकता है? लोवली ह्यूमंस को एंशिएंट गॉड की लेगेसी इनहेरिट करने का कोई राइट नहीं है। उन्होंने इसे स्टील करने के लिए जरूर कोई डिस्गस्टिंग मेथड यूज किया होगा। अचानक बुढ़े स्पिरिट के सामने एक आवाज आई, एनालिसिस कंप्लीट, एंशिएंट गॉड की लेगेसी इंफॉर्मेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल लेगेसी स्पिरिट। बुढ़े स्पिरिट ने फोकस किया तो देखा कि आवाज का सोर्स एक टमाटर था। जनरली सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जितनी ज्यादा स्टारलाइट होती है, सोल उतनी ही पावरफुल होती है। बुढ़े स्पिरिट के पीछे 99 स्टारलाइट्स थीं, जो पहले से ही एक्सट्रीमली पावरफुल थीं। हालांकि इस टमाटर के पीछे 3000 स्टारलाइट्स थीं। वो खुद को शाउटिंग करने से रोक नहीं पाया। आप कौन हैं? क्या ये ह्यूमन का सी ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए? टमाटर ने कहा, मैं पप्पी हूँ, अपने मास्टर का सर्वेंट। तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस मास्टर का ही है। ठीक तभी श्याओ भी अपीयर हुआ। इतना नॉइस क्यों है? क्या ह्यूमन थोड़ी देर स्लीप नहीं कर सकता? आवाज सुनकर बुढ़ा व्यक्ति बिना किसी हेजिटेशन के नील डाउन हो गया, अपने आप से धीरे से कहते हुए, ये जरूर एक डेमन होना चाहिए। श्याओ इस पल एंडलेस स्टारलाइट से घिरा हुआ था। पप्पी ने अचानक बुढ़े व्यक्ति को वार्न किया, इंट्रूडर प्लीज बैक ऑफ। मेरे मास्टर अभी अभी जागे हैं और मिस्टेकनली तुम्हारे एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकते हैं। ये सुनकर बुढ़ा व्यक्ति जमीन पर नील्स किए हुए ही काफी दूर तक स्लाइड हो गया। श्याओ सरप्राइज्ड था और पप्पी से पूछा, पप्पी, मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में ये ओल्ड मैन अचानक कहां से आ गया? पप्पी ने जवाब देते हुए कहा, रिस्पेक्टेड मास्टर, ये ओल्ड मैन एंशिएंट गॉड रेस के गोल्डन स्क्रिप्चर से आया हुआ एक लेजेंडरी स्पिरिट है। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग नॉर्मल सिचुएशंस में ये सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर नॉलेज के साथ इनहेरिटर को गाइड करेगा। ये सुनकर श्याओ समझ गया, तो एंशिएंट गॉड रेस ऐसे दिखती है। ये तो एक टीचर जैसा दिखता है। बुढ़े व्यक्ति ने हंस के जवाब दिया, सर्टनली सर, मेरा अपीयरेंस एंशिएंट गॉड रेस की तरह ही है। लेकिन उसके माइंड में वो ये सोच रहा था कि इस पावरफुल एंटिटी से अच्छे से कैसे डील किया जाए। अगर वो सिर्फ नॉलेज देने का एक्ट कर सके और उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके तो शायद एंशिएंट गॉड रेस को रिवाइव किया जा सके। नेक्स्ट सेकंड श्याओ अचानक उसके फेस के बिल्कुल क्लोज झुक गया और पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? बुढ़ा व्यक्ति अचानक नर्वस हो गया, उसका चेहरा वियर्ड हो गया। सर मैं उसका रिएक्शन देखकर श्याओ अचानक चिल्लाया, तुम गिल्टी क्यों लग रहे हो? एज एक्सपेक्टेड, जो मेरी रेस के नहीं है उनके इंटेंशंस छुपी हुई होती हैं। तुम ओल्ड ईविल, तुम जरूर कुछ बुरा करने वाले हो। पप्पी, इसे खा जाओ। एक स्वूश की आवाज के साथ पप्पी तेजी से गुजर गया और बुढ़े व्यक्ति ने अपना लोअर हाफ खो दिया। अपनी स्कीम एक्सपोज होते देख बुढ़े व्यक्ति का चेहरा गुस्से से भर गया। तुम रूल से नहीं खेल रहे हो, वायलेंस का सहारा ले रहे हो। क्या तुमने एक पावरफुल पर्सन के रूप में सारे रिस्पेक्ट खो दी है? श्याओ ने ठंडी सांस ली। जैसा कि मुझे लगा था, तुम गुस्से से भरे हुए हो क्योंकि तुम्हारा प्लॉट एक्सपोज हो गया। क्या ये एंशिएंट गॉड रेस के लेगेसी स्पिरिट की इंटेलिजेंस है? जैसे ही वो बोला, पप्पी ने बुढ़े व्यक्ति को तब तक खा लिया जब तक कि सिर्फ उसका सिर ही नहीं बच गया, पर वो अभी भी स्वेरिंग कर रहा था और धीरे से बोल रहा था। थोड़ी देर बाद पप्पी ने श्याओ को इन्फॉर्म किया कि वो अपग्रेड हो चुका है, जिस पर श्याओ कहता है कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम कंज्यूम करके अपग्रेड हो सकते हो।
उस रात पैलेस के अंदर एक शैडोई फिगर छत पर लेटी हुई थी, एक होल के थ्रू शियाओ को घूर रही थी और सोच रही थी एज एक्सपेक्टेड एम्परर का लविंग हस्बैंड इतना एक्स्ट्रावैगेंट, इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स को बेड के रूप में यूज कर रहा है। सैड थिंग ये है तुम्हारे आराम के दिन अब एंड हो चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड मास्क्ड मैन नीचे जंप कर गया, अपने हाथ में एक शाइनिंग सिल्वर स्वॉर्ड लिए उसने उस स्वॉर्ड से शियाओ पर अटैक किया, बट स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट गई और इस सब से अनअवेयर शियाओ बस सोता रहा। टूटी हुई स्वॉर्ड जमीन पर गिर गई। मास्क्ड मैन शॉक्ड था, स्पॉट पर फ्रोजन होकर। मास्क्ड मैन को समझ नहीं आया कि आगे क्या करे। ठीक तभी शियाओ जागना शुरू हुआ और उसे अपने सामने किसी को खड़ा देखा। वो भी सरप्राइज्ड रह गया और बोला, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? मास्क मैन को स्वेट आ रहा था, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। ठीक उस पल कमरे के बाहर एक सर्वेंट ने भी कॉल किया, प्रिंस क्या आप ठीक हैं? शियाओ ने तुरंत चिल्लाकर जवाब दिया, मैंने बस गलती से कुछ गिरा दिया था, मैं ठीक हूँ, बस कमांडर को भेज दो। मास्क्ड मैन कंफ्यूजन में दिखा, उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या प्लान कर रहा है। बाहर खड़े 2 गार्ड्स जो अंदर घुसने वाले थे वो भी रुक गए और एक दूसरे को देखा। हाँ, प्रिंस ठीक है। शियाओ ने फिर टूटी हुई स्वॉर्ड उठाई और क्यूरियोसिटी से उसके मटेरियल को चेक किया। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि कोई सच में महल में मेरी असैसिनेशन की हिम्मत करेगा। नेक्स्ट सेकंड शियाओ ने टूटी हुई स्वॉर्ड को इजीली एक बॉल बना दिया। मास्क्ड मैन कंप्लीटली शॉक्ड था, सोचते हुए ये क्या है? वो मेरे मास्टर द्वारा दी गई एक हाई लेवल स्पिरिचुअल वेपन थी। क्या महल में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इडियट से भरा? तो वीडियो पूरी देखना और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना मत भूलना।